तेसु तार कहाँ है? भैया जी आप ये सब काहे कर रहे हो? हम है ना। हम भी हैं अभी, टांग खराब हुआ है, शरीर नहीं, समझे? आप काहे इतना कड़वा बोलते हो भैया जी हमेशा? वो क्या है कि ना, रसगुल्ला जो नहीं खाए हैं इसलिए हमसे सीखकर हमें मत सिखाओ। आप हम सबन के गुरु हो, आप ये सब काम हम चलन पे छोड़ दो ना। आप जाके शादी का जलेबी खाओ, काहे परेशान हो रहे हो? सुनिए, बहुत ही खिल रही है। तुम्हें ये सब काम करना जरूरी है का? लड़का लोग नहीं है का? सुधा, ये हमारी रोजी रोटी है। अब शादी चाहे मोहल्ले की हो या फिर कहीं और की, हम तो करेंगे ही ना। छोड़ काहे नहीं देते कटियाबाजी, 2 नंबर का टटपुंजिया का। छोड़ देंगे तो फिर ये घर कैसे चलेगा? और जो तुम ये महंगी महंगी साड़ी पहनती हो और ये शादी में जो तुम तोहफा दी हो ना महंगा महंगा, ये सब इस टटपुंजिया के काम से जुड़ता है। टटपुंजिया काम। ए तेसु, अंदर तक लेके जा उसको। हाँ भैया जी, अंदर लेके जा। पीछे ले जा, पीछे पीछे। हाँ, मतलब नीचे नीचे से खड़ा करो। सारा कनेक्शन जांचे ना तेसु? हाँ भैया जी, अच्छे से जांच लिए हैं और सीढ़ी का पाया भी एकदम मजबूत है। ए छटन, खंबे पे हम चढ़ते हैं। अरे नाना बसंत भैया, कटिया तो हम मारेंगे। अरे कब मारेगा? अरे विक्रम भाई, कटिया मारना है, कोई पतंग के मांझे का लंगर नहीं फेंकना है। और जल्दी कर, बारात आने को होगी। वैसे भी ये शादी लंगड़ी है। कटियाबाज, आप में से ज्यादातर लोगों ने यह शब्द शायद पहली बार सुना होगा। कटिया यानी कि बिजली की चोरी करने के लिए तैयार किया गया तार का फंदा, और बिजली की तारों के साथ छेड़छाड़ करने वाले को कटियाबाज कहते हैं। उत्तर भारत में बिजली की इस चोरी को कटियाबाजी कहते हैं, और ये कटियाबाज अपनी जान जोखिम में डालकर इस चोरी को अंजाम देते हैं, क्योंकि ये गैर कानूनी धंधा अब उनके लिए कमाई का साधन बन चुका है। कटियाबाजी को पतंगबाजी और कबूतरबाजी जैसा खेल समझकर बिजली के खंभों के साथ छेड़छाड़ करने वाले ये सिरफिरे आपको अक्सर देखने को मिल जाएंगे। और कटियाबाजी की वजह से घटी घटनाएं भी, जैसे कि उत्तर प्रदेश के एक कस्बे में घटी। एक दुल्हन जो अपनी आने वाली जिंदगी के सपने सजोए अपने दूल्हे के गले में वरमाला पहनाने जा रही थी, उस पर बिजली का तार गिर गया और वजह थी कटियाबाजी। लेकिन इस घटना के पीछे और भी कई ऐसे राज थे जिन्हें जानने के लिए हमें इस घटना की आड़ में रचे गए षड्यंत्र और उसके कारणों को समझना होगा। क्या हुआ भैया? मैडम, हमारी बहन की शादी थी, डोली उठने वाली थी मैडम। इस कमीने की वजह से क्यों उठनी मैडम? हमको ना जानबूझ के करंट नहीं दिया, ये बस एक हादसा है मैडम। इसकी बहन पे तार कैसे गिरा? कटिया डाला गया था मैडम, बिजली चोरी हो रही थी यहाँ। तूने कटिया मारा? चोरी की बिजली से बारात खिलाओगे, हादसा तो होना ही था। मैडम, हमने तो जनरेटर मंगाया था मैडम, खराब हो गया, बारात आने वाली थी, इसी ने बोला कि डाल दो, कुछ नहीं होगा। तेरे साथ और कौन कौन है जो कटिया मारता है? बोल। मैडम, ये इसका भाई, इसका बाप, सारा खानदान कटियाबाज है मैडम। मैडम, हम तो वैसे भी गलत काम करने से डरते हैं मैडम, और इसी ने बोला कि कटिया डाल लो क्योंकि इनका बाप बिजली विभाग में, कुछ नहीं होगा। आपने छूट दिया इनको? नहीं मैडम, हम कुछ जानते ही नहीं। ये कुछ नहीं जानते हैं मैडम। तू कौन? मैं कलुआ हूँ, उनका सुपुत्र, और ये हमारा छोटा भाई छुट्टन। मैडम जी, बात यह है कि बहन की शादी समझ के हम लोगों ने
मदद की है इनकी। ये तो सिर्फ हादसा है, जानबूझकर कोई कुछ नहीं किया है। बस हम तो इनके यहाँ मेहमान बनकर आए थे। हाँ, लेकिन कटिया भी तो मारा ना, और दुल्हन की जान चली गई। अब हमारा मेहमान भी मरना पड़ेगा। असली कटियाबाज तो हम हैं, हमको ले चलिए, हमारा छोटा भाई नहीं है। चल। अरे मैडम जी, हमारी बात सुनिए। देखिए मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी, हमको ले चलिए मैडम जी। तुम बाप बेटा मिलकर हमारे पति को जेल भिजवा दिए। बहू ऐसा नहीं है, करते हैं हम कोई जुगाड़ उसको छुड़ाने का। क्या जुगाड़ करेंगे? पुलिस किसी की सुनती है क्या? इस धंधे में ये सब लगा रहता है, हम भी तो अपना टांग खोए हैं। इसी बात की तो दुश्मनी निकालते रहते हो। हम बोले ना भैया जी, हमने सब कनेक्शन चेक किए थे, कोनो जोन नहीं था। तो फिर ये कांड कैसे हो गया? हमरे कनेक्शन चेक करने के बाद कलवा भैया भी तो कुछ कुछ किए थे तार में, कहीं उनसे कोनो मिस्टेक तो नहीं हो गया? अच्छा, भैया जी मिस्टेक करेंगे क्या? तो उस दिन यही बोला था। भैया जी सीढ़ी चेक किया है, हुआ का सीढ़ी टूटने से भैया जी का टांग खराब हो गया। लो ये ले भैया जी, लग गई सीढ़ी। कर दो आज 1000 कटिया पूरा। हाँ, लीजिए, लगा दीजिए कटिया। ए! 2 3 हम तो सिर्फ सीढ़ी चेक किए थे, उसको लाए तो आप और छुट्टन भैया जी थे ना। तो तू कहना क्या चाहता है कि हम तोड़े थे वो सीढ़ी? हम ये नहीं बोल रहे हैं भैया जी, हम कह रहे हैं कि जब हम कनेक्शन चेक किए थे तो कोनो जोन नहीं था, उसके बाद का हुआ हमें क्या पता। तो तू ये कहना चाहता है कि वो हादसा तुझे मारने की कोशिश थी, हैं? हाँ मैडम, 2 साल पहले भी हमारे बड़े भैया को किसी ने मारने की कोशिश की थी, और अब हमें। 2 साल पहले? तब पुलिस में शिकायत की थी? नहीं मैडम, ये तो अब हमें लग रहा है कि कोई है जो हम दोनों भाइयों को मार देना चाहता है। तो तेरे ख्याल से वो कौन हो सकता है जो तुम दोनों भाइयों के जान के पीछे पड़ा है? ये तो नहीं मालूम। इन 2 सालों में और कोई जानलेवा हादसा? नहीं मैडम। बेटा, कहानी अच्छी बना लेते हो, लेकिन उससे छूट नहीं जाओगे। मैडम, हम कोई कहानी नहीं बना रहे हैं, हमें जो लगा वही हम आपको बता रहे हैं। और हमको क्या लगता पता है? तूने जानबूझकर उस दुल्हन की जान ली। नहीं मैडम, ये झूठ है, वो तो बस एक हादसा था। अभी तो बोल रहा था जानलेवा हमला था। हमको कंफ्यूज करेगा, केस घुमाएगा। जो अपराध किया है उसे फटाफट मान ले। मैडम, हमने कोई अपराध नहीं किया, हमें जो लग रहा है बस वही बोल रहे हैं। हमने उस दुल्हन की जान नहीं ली है, वो अपनी मौत मरी है मैडम। अच्छा, वो अपनी मौत मरी, और तू और तेरा भाई किसी के जानलेवा प्रयास के बाद भी बच गए। कहना क्या चाहता है तू? वो आदमी जो तुम दोनों भाइयों के जान के पीछे पड़ा था, वो 2 साल से छुट्टी पे चला गया क्या? और तुम दोनों क्या लगता है? मैडम, हमें कुछ नहीं लगता। हाँ मैडम, हम मानते हैं कि हम भैया की मदद करते थे कटिया डालने में, लेकिन इसके अलावा हमें कुछ नहीं लगता है। मैडम, हमने पूरे मोहल्ले में पूछताछ की, मर्डर का कोई मोटिव नहीं लग रहा। दुल्हन का मौत एक्सीडेंट ही है। और छुट्टन का शक? शायद ये कहानी है, क्योंकि पूछताछ के दौरान छुट्टन ने कहा है कि उसे कोई गलतफहमी हुआ हो। ठीक है, चार्जशीट तैयार करो। जी मैडम। छुट्टन के शक को पुलिस ने तवज्जो तो देनी चाहिए, लेकिन उसके शक की संभावनाओं को तब खारिज कर दिया गया जब पेशी के दौरान उसने इसे अपनी गलतफहमी माना और अपने बयान से पीछे हट गया, और दुल्हन की मौत को एक दुर्घटना मानकर छुट्टन, बसंत और तेसू पर बिजली के खंभे के साथ छेड़छाड़ करने और बिजली की चोरी करने की कोशिश का केस बना। छुट्टन को मुख्य अपराधी मानकर 6 महीने और बसंत और तेसू को अपराध में छुट्टन का साथ देने के लिए 3-3 महीने की सजा सुनाई गई। कटियाबाजी की एक और सजा छुट्टन का बड़ा भाई कलुआ भी भुगत रहा था, क्योंकि कटियाबाजी की वजह से ही उसने अपनी एक टांग खो दी थी। और उसके साथ हुआ हादसा धीरे धीरे उन छुपे हुए अपराधों पर रोशनी डालने वाला था, जिसका सीधा संबंध छुट्टन के उस बयान से था जिस पर वो पेशी के दौरान कायम नहीं रह पाया था। अरे रो कहाँ रही हो? अरे बच गया है वो, और जिसको अपनी मौत देकर गया है उसके लिए उसे फांसी भी नहीं हुई है। 6 महीना की जेल हुई है, सिर्फ 6 महीना। कट जाएंगे धीरे धीरे साथ में, है?
बच्चे को भूख लगा, अभी बिस्कुट खाएंगे, बिस्कुट। मारो ताली मारो। ये देखो अम्मा बिस्कुट लेके आई। ये लो खाओ 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 खाओ, ये लो खाओ खाओ। मेवले को बिस्किट खिलाया जा रहा है। हाँ, घर में किसी को बख्शा नहीं है, कम से कम बच्चे को तो बख्श दे। ये शरबत पिला इसको, गर्मी बढ़ रहा है। वैसे बिजली विभाग वाले का आज छुट्टी दिए हैं। हाँ, कमाने तो हम ही जाएंगे। तुम घर में बैठ के मुफ्त की रोटियां तोड़ो बस। भाई और लड़का लोग को तो जेल भिजवा दिए, और तुमको तो कोई कटिया मारने बुलाएगा नहीं। यहाँ पर खड़े खड़े अपनी बेइज्जती का चस्का ले रही है। हाँ? उसको क्या बोल रहा है? कलवा, सुना है तेरे भाई और लड़के लोगों को जेल हो गया है। हम भी कुछ सुना है। कहा तुम्हारा बेबी हमरे पप्पा के साथ सो गया। ए लंगड़े, एक तो टूटा हुआ है, दूसरा और तोड़वाना है क्या? ये देख रहा है, ये देख रहा है ना। टांग का देख रहे हैं, कठिया कोनो टांग से थोड़ी ना पड़ता है। काहे मजाक करते हो भैया, जाइए जाके आराम कीजिए, हमने दूसरा कटियाबाज बुला लिया है। कलुआ के होते ये गली में कोनो दूसरा कटियाबाज नहीं आएगा कभी, कैसे कि ये कलुआ का इलाका है। ये ले पैसे। पिला इसको शरबत, गर्मी बढ़ रही है इसकी। कटियाबाजी को अपनी रोजी रोटी का जरिया बनाने वाले दो भाई आज वो हर सजा भुगत रहे थे जो कटियाबाजी यानी कि बिजली की चोरी करने वालों के लिए एक सबक होना चाहिए। ये वाकया दो भाइयों के बीच पनप रही कड़वाहट का कारण बनकर सामने आने वाला था। दोनों को बस इंतजार था एक दूसरे के सामने आने का, और ये इंतजार अब खत्म होने वाला था। पता है भैया जी, जब मजिस्ट्रेट हम दोनों का 3-3 महीने की सजा सुनाए और छुटकन का 6 महीने की, तो ये तेसु का बोला कि हमारा 3 महीना पसंद भैया को दे दो, नहीं तो कलवा भैया अकेला पड़ जाएंगे। कहा रहे बड़े संटिया गए थे, आँख में शरबत भर लिए का दिखाई नहीं देता। छोड़िए ना भैया जी, काहे इतना गुस्सा होते? चल जा दूसरा लेकर आ। मूड खराब कर दिया। अच्छा भैया जी, एक बात नहीं समझे कि जब आप जेल में हमसे मिलने आए, तेसु से मिलने आए, तो छुटकन से काहे नहीं मिले? भूखा है ना बसंत, हम बड़े भावुक हैं, जेल में उसे हम देख नहीं पाते। अब जब कल आएगा ना वो, तो उसे अच्छे से देखेंगे। लाइट को भी अभी जाना था। कौन है? छोड़ो। अरे भैया जी, अरे भैया जी देखो कौन आया, छुट्टन।
कलवा भैया, हमसे कौन गलती हो गई थी क्या? आप हमें जेल में एक बार भी देखने तक नहीं आए। अरे मन में कौन गलत फहमी पाल के रखे होगा ना? गलत फहमी ना, बहुत कुछ पाल के रखे हैं। हमारे जैसे कटियाबाज की छत्र छाया में पला तू, इन हाथों से तुझे कटिया मारना सिखाया। और तो कैसा कनेक्शन जोड़े तुम? जिस दुल्हनिया की शादी में हम जलेबी खाए, उसी की मौत का वजह बन गए। साले कटियाबाज, साला इस घर से जब तक एक की अर्थी नहीं उठा देंगे, चैन से सोएंगे ना, खून सुखा देंगे सबका। छोड़, हट। हम तुमसे बोले थे कटियाबाजी छोड़ के कोई इज्जत का नौकरी कर लो, पर तुम एक नहीं सुने। हमारा बच्चा जब इस दुनिया में आया तो उसका पिता जेल की रोटियां तोड़ रहा था। यही दुख दर्द देने के लिए हमसे शादी किए थे का? हम शादी किए तुम्हारी खुशी से किए, और शादी से पहले भी तो हम कटियाबाजी करते थे। फालतू में हमको ना कोसो, समझी? काहे ना कोसे? तुम्हारे पीठ पीछे हम काका झेल रहे हैं, जानते हो? का झेल रही हो तुम? काका क्या कर रहे हो? जानते नहीं अपने लगड़े भैया को? अब का किया उन्होंने? हम पेट से थे, मीने ने तब भी हमें नहीं छोड़ा। गठबंधन का कपड़ा थोड़ी ना है, हमारे शरीर का है। लो, अरे ले भी लो। आधी आधी रात को हमारे कमरे की खिड़की पे खड़ा हो जाता, पर तुमसे क्या कहे? तुमने बस में तो पहले भी कुछ नहीं था, अब कौन सा मूली उखाड़ दोगे? दिव्या चरित्र साली हमको चरित्र मानस सिखाएगी? सीख लिए होते तो ऐसी हालत ना होती। औकात मेरे अपनी, ये तो कटिया मारकर जबान से छोड़ दूंगा साली। हम तो बगावत कर नहीं सकते, लेकिन अगर देवर जी बगावत पर उतर गए तो दूसरी टांग भी हवा में होगी। जो हमको बैसाखी पर लाया है ना, जमीन तो उसके पैरों की छिनेगी।
यहाँ पे हमारी गुड़िया पड़ी हुई थी मैडम। मैडम, देखने से तो ऐसा लग रहा है कि किसी ने जानबूझकर तार को काटा हो। इधर आइए। ये देखिए मैडम, तार का ये सिरा एकदम सीधा है और जबकि इस तार के सिरे को छील कर छोड़ा है। इस पूरी जगह की फोटो लो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। और ये तार हटाओ। यस मैडम। इस पलंग पे कौन से रहता है? हम सोए थे मैडम। और ये तार किसने काटा? वो हम नहीं जानते मैडम, हम तो भोर में उठ कर टहलने चले गए थे। और जाते हुए तुमने इस तार को काट के यहाँ छोड़ दिया? ना मैडम, आप गलत सोच रही हैं। अरे ये सब कुछ हमने नहीं किया है। अरे हम तो जेल से छूटने के बाद ही कसम खा लिए थे कि कटियाबाजी तो छोड़िए, हम अब कोई भी अपराध नहीं करेंगे। जब ये हादसा हुआ मैडम जी, तो हम नीचे सो रहे थे। बच्ची अकेली छत पर कैसे चली गई? कोई नहीं था इसके आसपास? अब हम पूजा में थे, ये खुद से ऊपर चली गई। हम सैर करने गए थे, वापस आए तो पता चला ये। हम अपने मुन्ना को दूध पिला रहे थे कमरे में, तभी ये हुआ। तुम्हारा पति रात को छत पे सोया था, कोई झगड़ा वगड़ा हुआ था क्या? हाँ मैडम, लेकिन मामूली कहा सुनी हुई थी। 6 महीने बाद तुम्हारा पति जेल से लौटा और बीवी बच्चे को छोड़ के छत पे सोने चला गया। मामूली तू तुम्हें या बड़ी बात? मैडम, ये हमारा निजी मामला है, इसको इस घटना के साथ मत जोड़िए। हाँ, लेकिन तुम्हारी भतीजी मर गई, ये तुम्हारा निजी मामला नहीं है और करंट लगने से मरी है। और जिस तरह चलते करंट पे उस तार को काट कर छिल कर उस तरह लटकाया गया, वो कोई मामूली इंसान का काम नहीं। और तुम ठहरे कटियाबाज। अब बताओ हम क्या समझे? आप कहना क्या चाहती है? ये अपनी भतीजी की जान काहे लेंगे? हाँ मैडम, हमें तो लगता है कि कोई हमें मारना चाहता था और गलती से मर गई हमारी भतीजी। तो तेरा ये कहना है कि तेरे जाने से पहले वहाँ तार लटकाया गया था और तेरी चमड़ी जो है रबर की बन गई, जो तुझे करंट भी नहीं लगा और तार भी नहीं दिखा? मैडम, भोर में बहुत तेज हवा चल रही थी, हो सकता है हमारे उठने से पहले ही वो तार का दिशा बदल गया होगा। और हम तो रात को उठे थे मैडम, हमें तो ध्यान ही नहीं गया तार की तरफ। तू बहुत किस्मत वाला है या फिर बहुत चालाक। तार ने दिशा बदली या तू अंधेरे में तीर मार के हमारा दिशा बदलने की कोशिश कर रहा है? हमें लग रहा है कि कोई हमें मारना चाहता था और मर गई हमारी भतीजी। कौन तुझे मारना चाहता था? मैडम, विक्रम। मैडम, विक्रम ने कल हमें बहुत पीटा था और यहाँ तक कि वो हमें और हमारे परिवार वालों को जान से मार देने की धमकी भी दे गया। ये सब उसी का किया धरा हो सकता है मैडम। मैम, किया क्या है? सर सुनिए मैडम, माना हमने कि हम गुस्से में थे, उल्टा सीधा निकल गया मुंह से मैडम, लेकिन हमने कुछ किया नहीं मैडम। जान से मारने की धमकी दी थी तूने। साला इस घर से जब तक एक की अर्थी नहीं उठा देंगे, चैन से सोएंगे ना, खून सुखा देंगे सबका। मैडम, हमने बताया ना हम गुस्से में थे, और मैडम उसकी वजह से हमारी बहन मरी थी। खार खाए इंसान आपा खो बैठता है मैडम। आपा खोकर मर्डर भी इंसान ही करता है। अरे मैडम, अगर ऐसा कुछ करना होता, किसी को मारना होता तो हम छुट्टन को मारते ना मैडम, उस छोटी सी बच्ची को क्यों मारेंगे? हाँ, तो हो गया ना क्लियर। तू छुट्टन को मारना चाहता था और मर गई बेचारी बच्ची। क्यों उल्टा सोच रहे हो मैडम? हाँ, तो सीधा जवाब तू ही दे दे, मान ले अपना अपराध। अरे मैडम, जब कुछ किया ही नहीं तो क्या मान लें? हम क्या आपको अपराधी लगते हैं मैडम? और मैडम, ये मर्डर पूरी योजना बना के हुआ है। पहले कटिया डाला, फिर करंट छोड़ा। मैडम, हम तो बिजली के खंभे को हाथ लगाने से भी डरते हैं। हम क्या कटिया मारेंगे, क्या मर्डर करेंगे मैडम? देखिए, इसको तो पूरी योजना का पता है। मैडम, ये घटना हमारे मोहल्ले की है मैडम, आस पड़ोस से लोग बागों से जो सुना वो आपको बता दिया। अब इसमें हमारी क्या गलती मैडम? मैडम, हमने कुछ भी नहीं किया मैडम। गाड़ी रोकिए, चल निकल। शहर छोड़कर मत जाना, समझा? ठीक है मैडम। नजर रखो इस पर। जी मैडम। एक बात तो साफ है, जिस तरह से उस तार को काट के लटकाया गया, वो जरूर किसी कटियाबाज का ही काम है। और जिस घर की बच्ची मरी, उस घर में दोनों भाई कटियाबाज हैं। बड़ा विकलांग है और वो खुद अपनी बच्ची को क्यों मारेगा? दूसरा है छुट्टी।
जिसका ये कहना है कि खुद उसी को मारने की कोशिश की गई। अगर वो झूठ भी बोल रहा है तो भी उसके पास अपनी मासूम भतीजी को मारने का कोई मोटिव नहीं, और अगर वो सच बोल रहा है तो ऐसा कौन हो सकता है जो उससे मारना चाहता है? मैडम, छुट्टन अगर अपने भाई की बेटी से कोई नफरत निकालना भी चाहता तो भी एक बात दिमाग में खटक रही है कि वो कल ही जेल से रिहा हुआ है, और जेल से रिहा होने पर कोई इतना जल्दी अपराध क्यों करेगा, और वो भी ऐसा जिसपे शक सिर्फ उसी पे जाए। तो तुम ये कहना चाहते हो कि छुट्टन सच बोल रहा है कि उसे मारने की कोशिश की गई और मर गई बच्ची? अगर वो सच बोल रहा है तो उसे मारने की कोशिश करने वाला अगर विक्रम नहीं तो कौन है जो तार को उस तरह से काट के लटका गया? मैडम, इस घर का 2 और कटियाबाजों से भी रिश्ता था, तेसु और बसंत, जो इनके साथ काम करते थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि विक्रम ने इन्हें पैसा देकर फुसला लिया हो? सॉरी। वो विक्रम हमसे खुद खार खाए बैठा है, वो हमारी मदद क्यों लेगा? हमसे भैया जी की बेटी को मारने के लिए बोलता तो हम खुद उसका गला पकड़ लेते साहब। ये साजिश छुट्टन को मारने की थी, कलवा की बेटी को नहीं। कौन है जो छुट्टन को मारना चाहता है? हमें कुछ अंदाजा नहीं है मैडम। हमें पता होता तो हम पहले ही आपको बताते साहब। आज हम जो भी हैं उन दोनों भाइयों की बदौलत है। तू और तेसु इन दोनों भाइयों के यहाँ कब से काम कर रहे थे? जब से होश संभाला है भैया जी की छत्र छाया में ये साहब। पहले कलवा भैया के साथ काम करते थे, उनकी टांग खराब हुई तो उसके बाद छुट्टन के साथ काम करने लगे। कैसे खराब हुई उसकी टांग? बहुत बुरा हादसा था साहब, उस दिन कलवा भैया की सगाई थी। अरे खींच के बांधना उसको। ए बसंत जल्दी करो। का काम पूरा हुआ कि नहीं? हाँ भैया जी, लगभग पूरी तैयारी हो गई है। पूरे छत पे तार बिछा दिया, बस कटिया मारना बाकी है। बहुत अच्छे। भैया जी, आज कटिया हम मारते हैं। अरे आप दाढ़ी वाड़ी बनवाओ, सैलून जाके थोड़ा चिकना चुपड़ा बन के आओ। सगाई है आपकी भाई। हाँ भैया जी, हम सब संभाल लेंगे, आप नो टेंशन सैलून जाइए। अरे संभाल तो हम भी लेंगे, लेकिन भैया जी का रिकॉर्ड तो भैया जी ही बनाएंगे ना। अरे कैसा रिकॉर्ड छुट्टन? भैया जी ने 999 कटिया पूरा कर लिया है, और आज भैया जी की सगाई है, तो एक कटिया मार के भैया जी 1000 पूरा कर दीजिए। अरे क्या बात भैया, 1000! अरे यहाँ तो मजा आ जाएगा फिर तो। हाँ सही कह रहे हो। चलो फिर आज पूरा रिकॉर्ड करते ही। चलो भैया जी। तो जरा हमको पता ही नहीं है कि हमारा 1000वां कटिया है। कहाँ है छुट्टन? ये ले भैया जी, लग गई सीढ़ी, कर दो आज 1000 कटिया पूरा। हाँ भैया जी, लीजिए लगा दीजिए कटिया। और आज भैया जी को सेंचुरी में सिर्फ 1 रन का जरूरत है। तो पगला गए हो का? सेंचुरी 100 होता है, 1000 है। 1000। और आज भैया जी की सगाई है। लेकिन उस दुर्घटना के बाद कलवा की सगाई का क्या हुआ? सगाई टूट गया। अरे लड़के वाले कब से इंतजार कर रहे हैं। आपका होने वाला दामाद है ना कलवा, बिजली के खंभे से गिर गया। क्या कलवा की शादी सुधा से होने वाली थी, जो अब छुट्टन की बीवी है? हाँ मैडम। छुट्टन और सुधा की शादी से पहले कलवा और सुधा का रिश्ता घर वालों की मर्जी से तय हुआ था या कोई प्रेम कहानी का चक्कर था? सुधा और कलवा भैया के पिताजी समधी बनने से पहले दोस्त थे। लेकिन कलवा भैया तो पहले से ही सुधा भाभी से प्यार करते थे। उतर ना। हुआ क्या? अबे तुम्हारी भाभी धूप में खड़ी है और तुम लोग साला मौज कर रहे हो। उतरो। कहा भैया जी, लड़की देखी तो हम कहीं भूल गए। कॉलेज जा रही हैं, चलिए हम छोड़ देते हैं। अरे शर्मा का आ रही है, तुम्हारी सहेली को भी छोड़ देंगे। जाते हो ये चिल्ला के भीड़ इकट्ठा कर रहे हो? तुम तो गुस्सा हो गई हो, हमको पता है शर्मा रही हो। कोई नहीं। तुमने कहा प्यार कलवा सुधा से करता था, लेकिन जिस लड़की ने कलवा से रिश्ता तोड़ा उसे छुट्टन ने क्यों शादी कर ली? कहीं ऐसा तो नहीं छुट्टन और सुधा एक दूसरे से प्यार करते थे, या फिर सिर्फ छुट्टन ही सुधा से? वो कैसे प्यार कर सकता है? मतलब? मेरा कहने का मतलब है मैडम, ये जानते हुए कि उसके भैया सुधा से बहुत प्यार करते हैं, उसकी हिम्मत भी नहीं हो सकती।
पर शादी करने की हिम्मत कर ली। बात यह है मैडम, ना तो सुधा छुट्टन से प्यार करती थी और ना छुट्टन सुधा से, बल्कि ये शादी तो इनके पिताजी की रजामंदी से हुई है, क्योंकि दोनों दोस्त थे। और उनकी शादी के 4 महीने बाद कलवा भैया की शादी कविता भाभी से हो गई। वो गरीब घर की बेटी थी, इसलिए शादी में कलवा भैया का विकलांग होना कोई अड़चन ना बना। क्या कविता जानती है कलवा पहले सुधा से प्यार करता था? इसके बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं पता। हाँ, हमारी शादी पहले कलवा से होने वाली थी। सगाई से पहले तुम और कलवा एक दूसरे से प्यार करते थे? हमारी तरफ से नहीं था। हाँ, तुम्हारी तरफ से नहीं था, लेकिन कलवा की तरफ से तो था। वो हाथ धो के हमारे पीछे पड़ा था, हम जहाँ जाते हमारा पीछा करता। अरे कॉलेज जा रही हो? हम छोड़ दें? अरे शर्मा कह रही हो? चाहते हो कि चिल्ला के भीड़ इकट्ठा करे? हम उससे तंग आ चुके थे और एक दिन तो उसने हद ही कर दी। ये लो, सुधा बिटिया भी आ गई। भाई हम तो चाहते थे कि 2 से समधी बन जाए, और फिर कलवा और सुधा भी तो एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, कि सच्ची बात क्या हो सकती है। हम मना नहीं कर पाए, लेकिन जैसे एक दुर्घटना में कलवा की टांग चले गई, पापा ने खुद ही रिश्ता तोड़ दिया। हमें माफ कर दो भाई, लेकिन तुम ही बताओ, हमारी जगह अगर तुम होते तो क्या अपनी बेटी की शादी? बहू तो हम सुधा को ही बनाएंगे रघुनाथ। हम चाहते हैं कि सुधा की शादी छुट्टन से हो जाए। पापा ने तुरंत हाँ कर दी। तुम इस शादी से खुश थे? ये शादी हमने खुशी से नहीं हुआ साहब। हम नहीं चाहते थे कि हम उस लड़की से शादी करें जिससे हमारे भैया प्यार करते थे। फिर किया क्यों? वो हम पापा को मना नहीं कर पाए, लेकिन भैया हम पे बहुत ही गुस्सा हुआ। सुधा हमरी है, सुधा हमरी है। का दिमाग खराब करके रखा। सुधा हमरी है, अब हम सुधा से शादी करेंगे, समझे? कोई बाप अपनी बिटिया को किसी लंगड़े से नहीं भी आएगा। जबान दे के आए हैं उनको। सुधा आप छुट्टन की बीवी बनेगी, तुम्हारे लिए भी बात चलाएं, वो आना नहीं रहने देंगे तुम। लेकिन भैया को लगता है कि हमने उनसे उनका प्यार छीन लिया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तूने वाकई में ऐसा किया हो? अपने भाई के साथ में कोई साजिश तो नहीं किया ना तू? नहीं साहब, हमने कोई साजिश नहीं की है। लेकिन अपने भाई का दिल तोड़ के शादी तो कर ली। लेकिन छुट्टन से शादी करके तुम तो उसी घर में आने वाली थी जहाँ पे कलवा भी रहता था, जिससे तुम्हारी सगाई होने वाली थी। हाँ, हम सब जानते थे, और जिस चीज का हमें सबसे ज्यादा डर था वो होने भी लगा। क्या होने लगा? छुट्टन से शादी के बाद भी कलवा ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। अरे कोई मदद करो। उठिए, छोड़िए मुझे। हम तो तुमको जिंदगी भर नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन क्या करें, तुमने ही हमको छोड़ दिया। छोड़िए। ये तो बस एक हादसा है मैडम, वो आए दिन हमारे साथ। इस बारे में छुट्टन को पता था? हाँ, हमें सब पता है साहब। फिर भी उसे मनमानी करने देते हो? छुट्टन चाहे तो आज ही उसे घर से बाहर निकाल दे, या हमें लेके कहीं दूर चले जाए। लेकिन क्या? वो अपाहिज है साहब, अगर हम उनका साथ छोड़ देते वो अकेले पड़ जाएंगे। वो खुद से कमा भी नहीं सकते, उनकी एक टांग खराब है। लेकिन वो तो एक पैर के ही कटियाबाज करता है। इसीलिए तो हम उनके आसपास रहना चाहते हैं, कि ताकि कल को उनके साथ फिर कोई हादसा हो गया तो। कैसा हादसा? बात यह है साहब, जिस तरह हमें मारने की कोशिश की गई थी, वैसा हादसा अगर भैया के साथ हो गया तो। तुझे ऐसा क्यों लगता है? कौन है जो उसे मार सकता है? वही साहब जिसने हमें मारने की कोशिश की थी, विक्रम। लेकिन ना तू मरा है ना तेरा भाई, मरी तेरी भतीजी है। तो अब तू ये बता, कौन है जो उसे मार सकता है? अगर वो तेरे घर का हो तो कौन? साहब हमें मान ही नहीं सकते कि हमारे घर का कोई उसे मारेगा। साहब हमें तो लगता है कि ये सब हमें मारने के लिए किया गया था। कोई तो है जो हमें मारना चाहता था। रोना धोना बंद कर। जिसको मरना था मर गया, अब हमरे कान मत खा। कहीं तुम ही तो नहीं जान ले ली उसकी।
तुम्हें तो नफरत थी ना उससे। हम जान ले लिया, हम जान ले लिया। जान तो हम तुम्हारी लेंगे, और जान तो खबरदार जो हमको हाथ लगाया था। तूने बचा कर रखा है इसे, नहीं तो कब का इसको टांग दिया होता। चुप हो जाओ, बहुत चुप हो जाओ, चुप। अगर तुम्हें शक है कि शादी वाली रात कलवा तुम्हें मारना चाहता था तो हम यकीन से कह सकते हैं छत पे विक्रम नहीं, कलवा तुम्हें मारना चाहता था। उसने पहले विक्रम को उकसाया, विक्रम ने तुम्हें जान से मारने की धमकी दी और कलवा ने सोचा वो तुम्हें मार देगा तो पूरा शक विक्रम पे जाएगा। सोच क्या रहे हो, चलो पुलिस को सब बता देते हैं। ज्यादा उतावली ना बनो, समझी? पहले हमें ठीक से पता करने दो, तभी हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन तुम्हारे पता करने से पहले अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? हम अब तक चुप हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि हम आगे भी चुप बैठेंगे। लक्ष्मण जी मैडम। 6 महीने पहले जब छुट्टन की गिरफ्तारी हुई थी तो उसने ये बयान दिया था कि कोई उसे मारना चाहता है। कलवा के एक्सीडेंट पर भी उसने यही बोला था कि कलवा को भी कोई मारना चाहता है, लेकिन बाद में वो खुद अपना बयान बदल दिया, उस पर कायम नहीं रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि छुट्टन ने ही सुधा को पाने के लिए कलवा का एक्सीडेंट करवाया और इस बात का बदला लेने के लिए कलवा ने भी छुट्टन को मारने की कोशिश की 6 महीने पहले, लेकिन छुट्टन ने अपना बयान बदल दिया, उस पर कायम नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो डर गया, उसे लगा इसे कलवा पर हुए हमले की भी बात खुलेगी। उसने 6 महीने के लिए जेल में बिताना बेहतर समझा, पर जब जेल से छूटा और घर वापस आया तो कलवा ने उसे फिर से मारने की कोशिश की, ठीक विक्रम की धमकी के बाद, ताकि शक जो है विक्रम पर जाए, कलवा पर नहीं। छुट्टन तो बच गया, लेकिन मर गई कलवा की खुद की बेटी। इस समीकरण से ये तो साफ है कि ये कलवा ही है जो छुट्टन को मारने की कोशिश कर रहा है। मतलब इस समीकरण की पुष्टि के लिए अब कलवा को धरने का नंबर आ गया। हाँ चलो। कलवा कहाँ है? वो तो कल रात से कहाँ गया है? किसी को बोल के थोड़ी ना बकवास बंद करो, सच बताओ कहाँ गया है? सच कह रहे हैं मैडम, वो कभी कुछ भी बोल के नहीं जाता, वो ऐसा ही आदमी है। चाचा, चाचा वो कलवा भैया वो क्या हुआ? हटिए हटिए, पीछे हटिए। कटियाबाजी को एक खेल और बिजली के खंभों को अपने खेलने का सामान समझने वाला एक कटियाबाज आज अपनी जिंदगी एक खेल की तरह से हार गया था। इस केस से जुड़े गवाहों के बयानों से अपराध का जो आधार बनकर पुलिस के सामने आया था, पुलिस की पूछताछ से पहले ही उसका नामो निशान मिट चुका था। क्या कोई ऐसा था जो नहीं चाहता था कि कलवा के जरिए जो राज पुलिस को पता चल सकते हैं वो कभी सामने ना आए? ये हादसा था या हत्या को हादसे की शक्ल दी गई थी? मैडम, ऐसा लग रहा है कि कटिया मारते मारते इसे करंट लग गया हो और नीचे गिर के मर गया हो। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और आसपास वालों से पूछताछ कर लो और फैमिली को घर भिजवाओ। जी मैडम। मैडम, हमने आसपास के सभी दुकान वालों और घर वालों से पूछताछ की, लेकिन ऐसा कोई भी सामने नहीं आया जिसने कलवा को कटिया मारने का काम दिया हो या कटिया मारते हुए देखा हो। मतलब ये सारा कांड जो है वो रात के अंधेरे में हुआ है? हो सकता है मैडम। और मैडम, मैंने कलवा के दोनों लड़कों से ही पूछताछ की। साहब, ये सीढ़ी तो भैया जी की दुकान की ही है, लेकिन कल हम उनके साथ ना थे। हमें पता नहीं साहब कि कलवा भैया को कटिया मारने के लिए किसने कहा था। उन्हें कुछ नहीं पता, या फिर छुट्टन ने उन्हें कुछ बताने से मना किया है, या फिर छुट्टन खुद बगल में छुरी दबाए घूम रहा है।
बहुरिया रो ले, नहीं तो मन का बोझ तुझे पगली बना देगा। इस पगली के आंसू तो अपनी बेटी के मातम में ही सूख गए। अब रोएगी तो पगली मगरमच्छ कहलाएगी। अभागी विधवा, अभागी माँ। कलवा को आखिरी बार कब देखा था आपने? मैडम कल हम नाइट ड्यूटी पर थे, शाम करीब 4 बजे निकले, तब कलवा घर पर ही था। वापस आए तो वो नहीं था। किसने देखा था आखिरी बार कलवा को? आपने देखा था? आप कुछ बताएंगी कलवा के बारे में? ओ सिंदूर हमरे नाम का, ये रहे पुत गया। हमरा तो सब कुछ पूछ चुका, लेकिन जिसका तुम पोत ना पाए उसकी वजह से हमारी बच्ची, तुम्हारा बाप भाई सबका दुश्मन बन गए तुम। कभी सोचा है अपनी जिंदगी के एक दुख में अपने पूरी परिवार वालन की खुशियां दांव पर लगा दी तुमने? जो दांव पर लगा होता है ना, तो कभी किसी को दांव पर नहीं लगाता है, सिर्फ घुटता है। हमारी तरह हम सुधा से सच्चा प्यार किए थे, लेकिन तू का समझेगी इस कलुआ के दिल का दर्द। कहाँ गया था वो? कटिया मारने गया होगा। किसका कटिया मारने गया था? कुछ बोला तुमको? तुमको कुछ पता है कहाँ गया था? मैडम, जिस खंबे के पास से भैया की लाश मिली, उस खंबे से पहले हम विक्रम की फैक्ट्री में कटिया मारते थे। उसका फैक्ट्री वो खंबे की बगल वाली गली में ही है। विक्रम से दोस्ती कर लिया क्या? ना मैडम, अरे हम विक्रम से दोस्ती क्यों करेंगे? वो तो कलवा भैया को मिला था और उनको सॉरी भी बोला था। सॉरी? हाँ सॉरी बोला था, लेकिन कटिया मारने को नहीं बोला। तू हमें जहाँ पहुँचाने की कोशिश कर रहा है ना, वहाँ हम होकर आए हैं। हम कटिया नहीं मारते साहब, हम मारते तो हमारा काम उस कलुआ से करवाते क्या? अरे जब उसकी बेटी मरी तो हमारा नाम आया, फिर भी हमने उससे आगे बढ़ के बात की, लेकिन उसकी अकड़ गई नहीं साहब। कैसे काम देते हो? झूठ तो नहीं बोल रहा ना तू? धंधे की कसम साहब, सच बोल। लक्ष्मण, विक्रम को बुला ला। ये दोनों भाई उसका कटिया मारे, वो झूठ बोल रहा। बुलाओ। मैडम, हम उस रात भैया के साथ में नहीं थे। अरे हम तो बस एक अंदाजा लगाए। अंदाजा लगाया? या हमको ये इशारा दे रहा था कि तूने नहीं, विक्रम ने उसका खून किया? जेका कह रही है मैडम। अरे हम अपने भैया को कैसे मार सकते हैं? क्यों नहीं मारेगा? नफरत करता था तू उससे, तेरी बीवी को परेशान करता था वो। मैडम, आप बेकार में इन पे शक कर रहे हैं, ये तो कलिया थे भी नहीं। हाँ मैडम, अरे हम तो कल शहर में काम ढूंढने गए थे और शाम को सीधा हमारे मायके आए थे हमें लेने। हम भी दोपहर से अपने मायके में ही थे। हाँ मैडम, हम दोनों आज तड़के ही घर लौटे हैं। मैडम, हमने कलवा के घर वालों के बारे में पूछताछ की। कलवा का बाप नाइट ड्यूटी पे था, 4 से 12 की टाइमिंग में। सुधा दोपहर से अपने पिता के घर पर थी। शाम को छुट्टन भी वहां पर पहुंच गया था और सुधा के पिता ने बताया कि वो अगले दिन सुबह 5 बजे वहां से निकले हैं। इतनी सुबह क्यों निकले? कहीं ऐसा तो नहीं सुधा और छुट्टन को बचाने के लिए कोई साजिश हो? पिछले कुछ दिनों में कलवा और छुट्टन के बीच झगड़ा वगड़ा हुआ था क्या? कलवा का तो रोजाना ही किसी न किसी से झगड़ा होता रहता है। कलवा की मार पिटाई का सबसे ज्यादा शिकार उसकी बीवी कविता होती थी साहब। बेचारी कविता। कलवा को तो उसका एहसान मानना चाहिए कि उसने लंगड़ा होने के बावजूद भी उसके साथ ब्याही। कलवा बहुत ओछा था साहब, उसको बहुत पीटता था। एक बार तो उसको घर से भी बाहर निकाल दिया साहब। चल लौट के वापस मत आ जाना, तेरी चरित्र। बेचारी गली के नुक्कड़ पर बैठी रही, जाती भी तो कहाँ मैडम। उसके माँ बाप जो मर चुके हैं, जब ससुर जी आए तब वो उसको अंदर लेकर गए। घबराओ मत आओ। कलवा अपनी बीवी पर शक करता था क्या? शायद मैडम, क्योंकि वो अपनी बेटी को अपनी बेटी मानता ही नहीं था। यहाँ तक कि जब वो कलवा की बेटी मरी तो कलवा की आंखों में आंसू तक नहीं देखे हमने। इस बात में कोई संदेह नहीं था कि कलवा के पारिवारिक संबंध बेहद तनावपूर्ण थे।
और यह भी सही था कि ना ही वो एक आदर्श पति था, ना ही लायक बेटा और ना ही अच्छा भाई। माना कि वो सुधा से सच्चा प्यार करने का दावा करता था, लेकिन जिस तरह का व्यवहार वो दूसरों के साथ बरतता था, उससे वो किसी का भी बड़ी आसानी से दुश्मन बन सकता था। लेकिन ये अभी तक साफ नहीं हो पाया था कि वो किसकी दुश्मनी का शिकार बना था। कलुआ की लाश मिलने के बाद से ही पुलिस को आभास हो गया था कि कलुआ किसी हादसे का शिकार नहीं, बल्कि उसकी हत्या की गई है, और इस बात की जल्द ही पुष्टि भी हो गई। मैडम, कलवा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक कलवा की मौत करंट लगने से नहीं हुई, बल्कि किसी ने गला घोट कर उसे मार डाला, और करंट तो उसे बाद में लगा है। बॉडी पर भी कुछ मामूली से खरोंच के निशान है, लेकिन हड्डी पसली एकदम सही सलामत है। मतलब मारने वाले ने ये दिखाने की कोशिश की है कि उसकी मौत कटियाबाजी करते हुए हुई, लेकिन ये नहीं सोचा कि मुर्दा भी अगर 30 फीट ऊंचाई से गिरता है तो उसकी बॉडी भी डैमेज हो सकती है। पर मैडम, उसे मारा कहाँ गया होगा? और वो सीढ़ी? मैडम, जिस कमरे के पास कलवा की लाश मिली, इन्होंने रात में वहाँ कुछ देखा। बताओ मैडम को। मैडम, उस वक्त काफ़ी देर से मैं ऑफिस से घर आया, और जब मैं घर में अंदर जा ही रहा था कि मैंने देखा एक गाड़ी आके खड़ी हुई। कोई लाश देखी थी? नहीं मैडम, मैंने सिर्फ वहाँ पे जीप और एक सीढ़ी देखी थी। गाड़ी का नंबर, चलाने वाले का चेहरा कुछ याद है? मैडम, अंधेरा बहुत था, जिसकी वजह से मैं कुछ देख नहीं पाया, और मैं काफ़ी दूर था। हाँ मैडम, गाड़ी बिजली विभाग की थी। बिजली विभाग? बाबूजी, वो हमारे नौकरी कोनो बात हुआ का? जब हम बोले तो हमारी सुने नहीं, वो कलवा के सुन के कटियाबाज बन गए। कितना सपना बुने थे तुम दोनों के लिए, सब मिट्टी में मिला दी। हमने सुना बिजली विभाग की गाड़ी आप ऑफ ड्यूटी घर भी लेकर आते हो? जब नाइट ड्यूटी पे रहते हैं तब। जिस दिन कलवा की लाश मिली, उसके पिछले रात भी आपकी नाइट ड्यूटी थी? जी हाँ, लेकिन आप कहना क्या चाहती हैं? यही कि उस रात को भी आप गाड़ी घर लाए थे। हाँ, रात को 2 बजे वो गाड़ी उस खंबे के पास दिखी गई जहाँ कलवा की लाश मिली। ये कैसे हो सकता है मैडम? जरूर आपको कोई गलत सूचना मिली। हम तो 12:30 बजे गाड़ी यहाँ घर के पास लाके खड़ा कर दिए थे, और फिर सुबह उठ के गाड़ी वापस ऑफिस में छोड़ा है। रात को 12:30 बजे गाड़ी बाहर लगाई और अंदर आके सो गए, तो गाड़ी क्या खुद चल के वहाँ पहुँच गई? कोई तो होगा जो उस गाड़ी को वहाँ तक लेकर गया होगा, आप नहीं तो कोई और सही। नाना मैडम, आप गलत सोच रही हैं। अरे उस रात तो हम अपने ससुराल में थे। हाँ, ये हमने पता कर लिया कि उस रात को तुम अपने ससुराल में थे, और अपने ससुर जी को अच्छी तरह पट्टी पढ़ा कर आए हो, ताकि वो ये बोले कि तुम दोनों मियाँ बीबी उस दिन सुबह वहाँ से निकले थे। लेकिन निकले थे तुम रात को ही, कलवा की लाश को जो ठिकाने लगानी थी। मैडम, आपको बार बार ऐसा काहे लगता है कि हमने अपने कलवा भैया को मारा है? ये सही कह रहा है मैडम, ये कभी अपने भैया से चिल्ला के बात नहीं किया। हाथ उठाना तो बहुत दूर का बात है। हाँ, तो फिर आप ही बताइए, गाड़ी वहाँ तक पहुँची कैसे? यही बात हमारी भी समझ में नहीं आ रहा है। चाबी कहाँ रखते हैं? वहाँ खूंटी पे। ये तो साफ नजर आता है कि कलवा के परिवार का कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। तो अगर किसी ने भी ये अपराध किया है, तो इसकी पूरी संभावना है कि बाकी के लोग उसे बचाने की कोशिश करेंगे। मैडम, कहीं ऐसा तो नहीं कि कविता को यह मालूम चल गया हो कि उसकी बेटी की मौत का कारण कलवा था? वो मारना चाहता था छुट्टन को, लेकिन मर गई कविता की बेटी। इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा भी हुआ होगा, जिसमें कविता अपना आपा खो बैठी और उससे कलवा का मर्डर हो गया। लेकिन ये काम वो अकेले नहीं कर सकती, किसी ना किसी ने तो उसका साथ दिया होगा। एक और राज है जो जानना जरूरी है, कविता की बेटी को कलवा अपनी बेटी मानता था या नहीं? तुम्हारे और कलवा के बीच मार पिटाई, लड़ाई झगड़ा तो होता ही रहता था, इस बात से तुम इनकार नहीं करोगी, है ना? अच्छा, क्या सोच के तुमने और तुम्हारे पिता ने इस शादी को मंजूरी दी? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कलवा का एक पैर तो खराब था। जब हम उससे ब्याहे तो सोचे कि आदमी की काया का क्या है, उसका मन अच्छा होना चाहिए, लेकिन अच्छा कविता, हमने सुना कलवा तुम्हारी बेटी को अपना नहीं मानता था, किसी और का मानता था, क्या ये सच है? तुम्हारी इस चुप्पी का मतलब हम क्या समझे कविता? क्या उसका आरोप सही था? वो हमसे नफरत करता था, हमारी बेटी से भी नफरत करता था। हाँ, तो वही तो हम जानना चाहते हैं कविता, क्यों नफरत करता था? क्या जवाब दे हम आपको? हमने कह दिया जो कहना था, उसे ना हम भाते ना हमारी बेटी, इसलिए जो भी मन में आए वो बोल देता। तुम्हारी बेटी कलवा की थी या किसी और की? मैडम जी, आप हमें समझ क्या रही है? जिस इंसान का कोई चरित्र नहीं था, उसे सही मान रही है और हमें गलत।
देखो, सही गलत का मापदंड सच और झूठ के मापदंड से बहुत अलग होता है। लेकिन जो गलत है उसे सच्चा और जो सही है उसे झूठा तो नहीं माना जा सकता ना। ये औरत ना ये मानती है कि बच्ची उसकी और कलवा की थी, और ना ये बताती है कि किसी और मर्द की थी। मैडम, मुझे तो ऐसा लगता है कि इस कविता का जरूर कोई ऐसा रिश्ता था जो ये हमसे छिपा रही है। हो सकता है वो रिश्ता अभी भी हो सकता है उसी की मदद से कविता ने लाश को ठिकाने लगाई है। मगर सवाल ये उठता है कि वो है कौन। क्या हुआ मैडम, हमसे कोनो गलती हुई गई क्या? अरे बैठ जा, डर लग रहा है क्या? नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा एक बात बता, कलवा की बीवी कविता के बारे में क्या जानता है? वो हमारे भैया की बीवी है, बस इतना ही। तुझे भी अच्छी लगती है ना उसकी बीवी? ये क्या कह रही मैडम आप? मैं जो बोल रही हूँ तो अच्छी तरह समझ रहा है। नहीं मैडम, आपको कोई गलतफहमी हुई है। तो गलतफहमी तेसु को हुई होगी, क्योंकि उसी ने हमसे बोला कि तेरे और कविता के बीच नाजायज संबंध है। वो पगला गया है मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। बसंत भैया पगला गए हैं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। वो पगला गया है या तू हमसे सच छिपा रहा है? हम सच बोल रहे हैं मैडम, वो हमारी भाभी है और भाभी तो माँ के समान होती है। कहीं ऐसा तो नहीं उसका ही चक्कर हो कविता के साथ? ये हमें नहीं पता साहब, उनका किससे का चक्कर है, लेकिन हमारा कविता भाभी से कोनो चक्कर नहीं है साहब। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कविता का चक्कर तेसु से ही है? ये तो हमें नहीं पता मैडम, लेकिन कविता भाभी से मेरा कोई चक्कर नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं तेरा ही चक्कर हो कविता के साथ और तूने कविता को पाने के लिए कलवा को रास्ते से हटा दिया हो? हाँ? नहीं साहब, हम अपना गला काट सकते हैं लेकिन कलवा भैया को नहीं मार सकते। गला दबा के मारा गया है कलवा को, और मारने के बाद उसकी बॉडी को करंट दिया गया। क्या बात कर रही है मैडम? फिर कलवा का बॉडी उसके बाप की गाड़ी में डाला और फिर गाड़ी को ले जाकर उस खंबे के पास खड़ा किया और खंबे पे सीढ़ी टिका के लाश उसके पास फेंक दी, ताकि सबको ये लगे कलवा की मौत कटियाबाजी करते हुई। बोल, तूने किया ना ये सब? ये सब हमने नहीं किया साहब। तो फिर किसने किया होगा? कौन दुश्मन पैदा हो गया तुम्हारे भैया जी का? ये आप क्या कह रही है मैडम? हम तो सोचे थे कि हमारे भैया जी कटिया मारते हुए चल बसे नहीं तेरे भैया जी, हत्या हुई है उनकी। अगर तुम नहीं किए तो तुम्हारी कविता भाभी का कौन देवर उनका गला घोट दिया? क्या हुआ, चुप क्यों हो गया? मैडम आप क्या बोले? मेरी तो जुबान पे ताला ही लग गया। पहले मत बुझा, साफ साफ बोल। साहब वो हम जो छुपा रहा है फटाफट उगल दे, वरना हम छोड़ेंगे नहीं। मैडम हम तो बड़े धर्म संकट में फंस गए हैं, जो मन में हो जबान पे नहीं आ पा रहा। जबान तो खोलना ही पड़ेगा। साहब हम जो समझ रहे हैं वो हमारा भ्रम हो सकता है, लेकिन कलवा भैया की लाश मिलने से एक दिन पहले छुट्टन भैया हमसे मिलके पूछे थे। क्या पूछे थे? बसंत भैया, हमको लगता है कि कलवा भैया ही हमारी जान लेने की कोशिश की है। ये क्या बोल रहे हो? हाँ तेसु, हमको ऐसा लगता है ना कि भैया जी ने वो शादी में हमको मारना चाहते थे, लेकिन मर गई वो दुल्हनिया। देख तेसु, हम तो उससे बस इतना जानना चाहते हैं कि क्या ये सच हो सकता है क्या? अच्छा, हम जो सोच रहे हैं वो सच है या हमारा भ्रम? आप जो सोच रहे हैं एकदम गलत सोच रहे हैं। कलवा भैया जी आपको मार ही नहीं सकते हैं। हाँ तेसु, हम तो उससे बस यही सब जानना चाहते थे, लेकिन एक विनती है। कहा भैया जी? तो ये बात तो किसी को नहीं बताएगा कि हमने तुझसे कुछ ऐसा भी कुछ पूछा है, ना ही कलवा भैया को और ना ही वो बसंत भैया को। जी भैया जी। फिर वो चले गए, लेकिन जो छुट्टन भैया के मन में था हमने आपको बता दिया साहब। पहले तो हम छुट्टन से कुछ नहीं बोले, लेकिन उसे जाता देख हमें लगा कि हम उसे सच छिपाकर सही नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने उसे रोका। ए छोटे, हमका तुमको कुछ बताना है। देखो कलवा भैया तुमको मना किए थे, लेकिन मुझे लगता है कि तुमको ये बात बताना ठीक रहेगा। कौन सी बात? यही कि कल कलवा भैया हमसे मिले। बसंत, तुमको क्या लगता है का छुट्टन ने हमारी बिटिया का जान लिया है? ये क्या बोल रहे भैया जी? आप तो कह रहे हो विक्रम ने कांड किया। हम बोले थे, लेकिन उस बहन के भैया को हम मार मार के दुखी हो चुके हैं। हमको नहीं लगता है कि उसने हमारी बिटिया को मारा है, कैसे कि वो कटिया थोड़ी ना डाल सकता है। ये बात तो सही है भैया जी, लेकिन छुट्टन काहे मारेगा अपनी भतीजी को? देखो छुट्टन, तुम्हारी तरह कलवा भैया का भी गलतफहमी हो रही है। हम तो कहते हैं तुम और भैया बैठ के गलतफहमी दूर कर लियो। फिर छुट्टन वहां से चला गया। उसके बाद हमें नहीं पता मैडम कलवा भैया और छुट्टन के बीच क्या हुआ। पुलिस को शुरू से ही लग रहा था कि कलवा और छुट्टन पर हुए जानलेवा हादसे शायद दोनों भाइयों के बीच आपसी रंजिश का ही नतीजा थे, लेकिन छुट्टन ने यह बात कभी नहीं मानी थी कि वो कलवा से किसी भी तरह की नफरत करता था, और कलवा से तो पूछताछ करने का मौका पुलिस को मिला ही नहीं,
क्योंकि उसकी हत्या हो चुकी थी। पुलिस जिस समीकरण के आधार पर इस केस को एक निर्णायक मोड़ देना चाहती थी, उस समीकरण से कलवा की हत्या का सबसे ज्यादा शक छुट्टन पर जाता था और यह भी माना जा रहा था कि उसकी पत्नी सुधा भी शायद इस अपराध में बराबर की भागीदार हो। लेकिन उनको रिमांड में लेने के लिए पुलिस के हाथ अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं लगे थे, और जो सबूत पुलिस के हाथ लगने वाले थे, क्या वो सुधा और छुट्टन को दोषी ठहराने के लिए काफी थे? ठीक है मैडम, बिजली विभाग की जिस गाड़ी का भीम सिंह ड्राइवर है, उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। उसकी गाड़ी से जो जला हुआ बाल हमें मिला था, वो कलवा की बॉडी के बाल से मैच हो गया है। मतलब उसी गाड़ी से कलवा की लाश को उस खंबे तक पहुंचाई गई। लेकिन ये काम भीम सिंह नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास अपने बेटे को मारने का कोई मोटिव ही नहीं। लेकिन सुधा और छुट्टन के पास पूरा मोटिव है। छोड़िए मैडम, हमारी छोड़िए हमें, हमने कुछ नहीं मानेंगे, चल पहले थाने छोड़िए हमें। मैडम हमने सच कह रहे हैं, हमने कुछ भी नहीं किया मैडम। हम मैडम माना कि हम एक बार कटियाबाजी करने के जुर्म में जेल गए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम कोई पेशेवर अपराधी हैं जो आप हमें और हमारी बीवी को आप बार बार यहाँ ले आती हैं। आज तो सिर्फ कटियाबाजी को ही नहीं, अपने उन सारे अपराधों को कोसेगा जो तूने अपनी बीवी को पाने के लिए किया। मैडम, हमारे लिए ये कोई अपराध नहीं किए। आपको जो पूछना है मैडम पूछिए, लेकिन आपको मेरा हर जवाब झूठ ही लगेगा। पूरी तैयारी के साथ आए हो, हैं? बिल्कुल वैसी तैयारी जो कलवा की सगाई वाले दिन भी किया था, उसे मारने की कोशिश में। पिछली बार तो वो बच गया, लेकिन इस बार तुम दोनों ने मिलकर उसे मौत के घाट उतार ही दिया। इस इल्जाम को झूठा बोलेगा तो सफाई दे। मैडम सफाई तो सच की दी जाती है, और आप तो हमसे झूठ की सफाई मांग रहे हैं। अब हम क्या बोले इसमें? वो बोल जो छुपाने का ड्रामा कर रहा है तू। तुझे अच्छी तरह पता था कि कलवा ने तुझ पर जानलेवा हमला किया, इसीलिए तूने। नहीं मैडम, हम तो सिर्फ सोचे थे ऐसा। अच्छा, ऐसा सिर्फ सोचे थे? तेरे शक की सुई तो कभी विक्रम पे कभी तीसरे पे अटकती है। हम बताएं क्यों? क्योंकि तू डर गया। तुझे लगा कि अगर कलवा पकड़ा गया तो ये बात भी सामने आएगी कि तूने ही उसे मारने की कोशिश की इस लड़की को पाने के लिए। नहीं मैडम, भैया को सिर्फ गलत फहमी थी, बाकी ये सच नहीं है। ये सच नहीं है तो पहले क्यों नहीं बताया हमको रे? मैडम, यही तो भूल हुई है इनसे। हम इन्हें बोल रहे थे जो लग रहा है पुलिस को बता दे, लेकिन ये हमारी एक नहीं सुने। सोच क्या रहे हो? चलो पुलिस को सब बता देते हैं। ज्यादा उतावली ना बनो, समझी? पहले हमें ठीक से पता करने दो, तभी हम आगे बढ़ेंगे। मैडम यही बात कंफर्म करने के लिए हम तेसु और बसंत भैया से भी मिले, तो उनका भी यही कहना था कि हम दोनों भाइयों के बीच में जो ये गलत फहमी है उनका दूर हो जाना ही अच्छा है। गलत फहमी दूर करना था या कुछ और, लेकिन तेरे ही हाथों कलवा का खून हुआ। फिर तुम दोनों इसके मायके चले गए ताकि तुम अपने बचाव में सबूत खड़े कर सको। फिर देर रात घर वापस आया, अपने बाप की गाड़ी की चाबी चुराई, उस गाड़ी में लाश और सीढ़ी डाल के उसको ठिकाने लगाया। नहीं मैडम, ये झूठ है। माना कि हम भैया से मिले थे और ये गलत फहमी दूर करने का कोशिश की है, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया था। भैया आप हमसे इतना बिगड़े बिगड़े से क्यों रहते हैं? हमारा प्यार जो बिगड़ा है इसलिए। तो आपको क्या लगता है कि इसके जिम्मेदार हम हैं? हमने ही आपसे आपका प्यार छीन लिया है। भैया हम अपनी मरी हुई माँ का कसम खा के कहते हैं, हमने कभी आपका बुरा नहीं चाहा। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो हम नदी में कूद के अपनी जान दे देंगे, लेकिन आपको अपनी हत्या के जुर्म में हम जेल जाता हुआ नहीं देख पाएंगे। भैया हमसे कुछ नहीं बोले और सीधा अपने कमरे में चले गए, और हम सुधा को लेने उसके मायके। और जब अगले दिन लौटे तो पता चला कि हमारे भैया। बुरा तो हम बोलते थे उन्हें, लेकिन ये हमेशा कहते कि एक ना एक दिन अपने भैया को सुधार देंगे। और आपको लगता है कि इन्होंने अपने भैया को मार दिया? इसने नहीं मारा तो वो कौन हो सकता है? क्योंकि ये साबित हो चुका है कि कलवा की लाश को उसी गाड़ी से ठिकाने लगाया गया है। क्या हुआ? सांप क्यों सूंघ गया? तुम्हारी इस चुप्पी का मतलब हम समझाए? इसी ने कलवा को मारा है और तुम इसका साथ दे रही हो। मैडम, उस घर में कोई और भी है जो कलवा को मार सकता है। कौन? कविता? हाँ, क्योंकि उनको लगता था कि कलवा की वजह से ही उनकी बच्ची मरी। जिसको मरना था मर गया, अब हमरे कान मत खा। कहीं तुम ही तो नहीं जान ले ली उसकी? तुम्हें तो नफरत थी ना उससे। कविता दीदी जानती थी कि कलवा ने ही उनकी बच्ची को मारा है, क्योंकि वो कलवा की नहीं किसी और की बच्ची थी। तो फिर किसकी बच्ची थी?
तुम अपनी जिस बेटी का हत्यारा कलवा को मानती हो, उसका असली पिता कौन है? देखो, छुपाने से तो कोई फायदा है नहीं। बेहतर यही होगा सच खुद ही बता दो। तू फिर आ गई? निकल! ये कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी। तुझे जाना है तो जा। तू जानता भी है हा? ये क्या चीज है हा? मैंने आज तक इसको छुआ तक नहीं, और ये अपने पेट में बच्चा लेकर फिर रही है। दरिया चरित चल, निकल निकल। छोड़ छोड़, कहा ना कहीं नहीं जाएगी ये। इसका इस घर के अलावा कोई ठिकाना है और ना कोई अपना। तू इसकी इतनी पैरवी क्यों कर रहा? हाँ, तूने तो इसके पेट में बच्चा नहीं डाला। हाँ, वो हमारा बच्चा है। कायर नहीं है तुम्हारी तरह। जो हो गया उससे भागेंगे नहीं, स्वीकार करेंगे जो सच है। कविता, तुम्हारे ससुर ने मजबूर किया था तुमको ये रिश्ता बनाने के लिए। देखो, घबराओ मत, सच जो भी है हमको खुल के बताओ। ये रिश्ता मजबूरी से बना, लेकिन इस मजबूरी का कारण सिर्फ कलवा था। इतनी जल्दी सो गई तो हट 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 हट, चल जा, खाना लेकर आ मेरे लिए ना। उसकी नजर में हमारी औकात एक नौकरानी से भी बदतर थी। हमारा और कलवा का रिश्ता ऐसे कमरे में सांस लेने जैसा था, जहाँ ना कोई रोशनदान था और ना ही किसी रोशनी की उम्मीद। क्या हुआ? बुखार उखार तो नहीं है ना? अरे ये चोट नहीं, रो नहीं, सब ठीक हो जाएगी। दया कब सांत्वना में बदल गई और सांत्वना कब गहरे भरोसे में, पता ही नहीं चला, महसूस ही नहीं हुआ। इस रिश्ते ने कब वो पड़ाव छू लिया जिस मंजिल को हमने कभी ढूंढना ही नहीं चाहा था। हम मानते हैं हमारे रिश्ते का इस समाज में कोई स्थान नहीं है, लेकिन हम अपना जमीन तलाश चुके हैं। देखो, हमको सिर्फ इतना जानना है कि क्या तुम दोनों को पहले से पता था कि कलवा ने ही तुम्हारी बेटी को मारा है? हमें सिर्फ ऐसा लगता था, और इसलिए तुम दोनों ने कलवा को मार डाला। नहीं मैडम, हमने उसे नहीं मारा। तो फिर तुम्हारी जीप में उसकी लाश को लोड करके ठिकाने किसने लगाया? ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हम सच कह रहे हैं, हमने कलवा को नहीं मारा। हाँ, तुमने नहीं तो इसने मारा होगा। और वैसे भी तुम तो इसको बचाओगे ही। मैडम जी, कलवा जब भी हमें मारता पीटता था तब यही हमें बचाते थे, लेकिन ना ही कभी हमने उन्हें मारने का सोचा और ना ही मारे। हालांकि इन दोनों के पास कलवा को मारने का पूरा मोटिव है, लेकिन ये केस सिर्फ कलवा की हत्या से नहीं जुड़ा। ये केस इस पूरे परिवार पे हो रहे हैं जानलेवा हमलों का वो सिलसिला है जिसकी शुरुआत हुई कलवा पे हुए जानलेवा कोशिश के साथ, कलवा और सुधा की सगाई वाले। यानी मैडम, जब से सुधा इस परिवार का हिस्सा बनने वाली थी, ये हमले तभी से शुरू हुए? बिल्कुल सही कहा। हो ना हो, इन हमलों की वजह सुधा ही है। पुलिस के लिए केस किसी घुमावदार पहेली से कम नहीं था, और पुलिस के सारे समीकरण सिर्फ मनोवैज्ञानिक अंदाजे थे, जिसमें हत्या की वजह के आधार तो थे, लेकिन अपराधी तक पहुंचने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे। पुलिस जानती थी कि अपराधी जो नकाब लगाए घूम रहा है, उसे बेपर्दा करना इतना आसान नहीं था, लेकिन पुलिस वो सारी कोशिशें करना चाहती थी जिससे अपराधी खुद अपने ही जाल में फंस जाए।
हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि कविता भाभी के साथ मिलकर चाचा जी भैया जी को मार दिए। पुलिस ने इसे छोड़ नहीं दिया क्योंकि तुझे पकड़ने आए हैं। मैडम आपका हुआ थाने में चल, बताते हैं। चल मैडम, लेकिन बताइए तो सही। चल मैडम, आपके शक की सुई ले देकर हम पर ही अटक जाती है। तेरी सुई किस पे अटकी हुई है? अपने बाप और कविता पर? क्यों बोलती बंद हो गई? अब नहीं बोलेगा? कोई तीसरा है जो तुम दोनों भाइयों की जान लेना चाहता है? अब नहीं बोलेगा क्योंकि तुझे लगता है वो कातिल पकड़ा गया है और तू सुकून की नींद सो सकता है। क्यों? क्या बोल रहे थे? फिर वही सब बात की भैया को हम नहीं मारे तो कौन मारा। हे भगवान, ये पुलिस कभी हमारा पीछा छोड़ेगी कि नहीं? हमें तो लगता है हमें ना ये बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ से निकल जाना चाहिए। हम जितना यहाँ रहेंगे पुलिस हमें चैन से जीने नहीं देगी। लेकिन ऐसे भागेगी तो पुलिस को उल्टा शक होगा। अब उनको चाहे जो भी हो, लेकिन हम तो यहाँ नहीं रहेंगे। तुम सामान बांधो फटाफट। क्या हुआ भैया जी, इतनी सुबह सुबह हमें क्या बुलाया? और ये सामान कहीं जा रहे होगा तुम दोनों? हाँ, हम यहाँ से जा रहे हैं। कहाँ? वो हम एक बार पहुँच जाए फिर फोन पर बात करेंगे तुम दोनों से। तब तक तुम दोनों नजर रखना, और पुलिस कुछ पूछे तो कह देना हमें नहीं पता। वो सब ठीक है भैया जी, लेकिन आप चले जाएंगे तो हमरा क्या होगा? हाँ छुट्टन, देखो हम तुमको अकेले नहीं जाने देंगे, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। नहीं, आप दोनों आओगे तो पुलिस को आप दोनों पर भी शक हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे बिना यहाँ। भैया जिद ना करो, 1 घंटे में हमारी बस है। अब हम निकलते हैं यहाँ से। अरे बसंत भैया, आप कहाँ जा रहे हो? जहाँ तुम जा रहे हो छुट्टन। हमने मना किया था आपको आने के लिए। भैया वहाँ टेसू है, हम छुट्टन तुम्हारे बिना रह नहीं सकते। हमारा है कौन यहाँ पर? पास के गांव में मेरे चाचा का घर है, हम वहीं चलते हैं। ये अभी है मेरे चाचा का घर, थोड़ा गंदा पड़ा हुआ है, काफी दिनों से खाली पड़ा हुआ है ना। कहे कि चाचा मेरे दिल्ली में रहते हैं। अब तुम लोग आराम करो, मैं कुछ खाने पीने का इंतजाम करता हूँ। हाँ भैया, कुछ ठीक है, चल ले दो, ऐसे से रखो भैया। सुनिए, हम जरा नहा के आते हैं। वो बसंत खंजर लेके ये केस इस पूरे परिवार पे हो रहे हैं जानलेवा हमलों का वो सिलसिला है जिसकी शुरुआत हुई कलवा पे हुए जानलेवा कोशिश के साथ। कलवा और सुधा की सगाई वाले दिन। यानी मैडम, जब से सुधा इस परिवार का हिस्सा बनने वाली थी, ये हमले तभी से शुरू हुए। बिल्कुल सही कहा। हो ना हो, इन हमलों की वजह सुधा ही है। मैडम, आपके शक की सुई ले देकर हम पर ही अटक जाती है। एक बात बता, याद करके बता,
कलवा और सुधा की सगाई वाले दिन जैसा हादसा हुआ था वैसा कोई हादसा तेरी शादी वाले दिन हुआ था जो टल गया बाद में? हाँ मैडम, याद आया। उस दिन हमने एक कार भाड़े पे ली थी और हम सैलून के लिए जा रहे थे कि तब तक गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया। हम तो चलती गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचा लिए। अच्छा, उस गाड़ी के आसपास किसी को देखा था? हाँ मैडम, बसंत था, उसके पास ही उस गाड़ी की चाबी थी। बसंत? अच्छा सुन, अगर बचना चाहता है तो हम जैसा बोलेंगे तू वैसा ही करता जाएगा। अब बोल, क्यों किया ये सब? बोल। मैडम, हमने जो भी किया अपने प्यार के लिए किया, अपनी सुधा के लिए किया। सुधा को हम बहुत प्यार करते थे, उसे अपना बनाना चाहते थे। सुधा सिर्फ मेरी है, लेकिन वो कलवा हमारे रास्ते में आ गया। सुधा कलवा को बिल्कुल प्यार नहीं करती थी, लेकिन उसने चालाकी से उसे सगाई तय कर ली। हम ये सहन नहीं कर पाए। सुधा, तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। कलवा को अपने बीच में भी नहीं आने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये ले भैया जी, लग गई सीढ़ी। कर दो आज 1000 कटिया पूरा। हाँ। कलवा को मारना चाहते थे, लेकिन वो बच गया। सुधा का सगाई तो टूट गया, लेकिन अब वो छुट्टन हमारे रास्ते का रोड़ा बन गया। हम किसी भी हालत में सुधा को पाने का रास्ता तलाश रहे थे, जहां हमसे बोल सके, सुधा, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन छुट्टन को जान से मारने की सारी कोशिशें नाकाम रही। छुट्टन की शादी वाले दिन हमने गाड़ी का ब्रेक फेल कर दिया था, लेकिन वो बच गया। हमारी किस्मत हमको बार बार धोखा दे रही थी, और जब छुट्टन और सुधा का शादी हो गया तो हम सोचे अभी भी सुधा का विधवा करके हम अपना बना सकते हैं। बस अपने मकसद को पूरा करने के लिए हम कलवा के घाव पूरे देने लगे। भैया जी, ये बात बोलना ठीक तो नहीं है, लेकिन बोले बगैर रह भी नहीं पा रहे। क्या है बसंत, बोलना। हमने धीरे धीरे कलवा के कान भरने शुरू कर दिए और कलवा को यकीन दिला दिया कि छुट्टन ने सुधा को पाने के लिए उसको जान से मारने की कोशिश की थी। वो बहकने लगा और विक्रम की बहन की शादी वाले दिन छुट्टन इस बार भी बच गया और हमको जेल हो गई। जेल से आने के बाद हमने देखा कि विक्रम उसको जान से मारने की धमकी दिया। हमने इस मौके का फायदा उठाना चाहा। छुट्टन इस बार भी बच गया और कलवा की बेटी मर गई। तो इस बार कलवा को नहीं पता था कि तूने छुट्टन को मारने की कोशिश की? हाँ मैडम, लेकिन जब कलवा की बेटी मरी तो हम सोचे कि काहे ना कलवा को यह कह के भड़काएं कि छुट्टन ने उसकी बेटी को मारा है। भैया जी, छुट्टन हमसे जेल में बोला था, उसे आप पे शक हो गया था कि आपने ही उसे मारने की कोशिश की है, इसीलिए उसने आपसे बदला लिया, आपकी बिटिया का मार के। कलवा हमसे कुछ नहीं बोला, शायद तभी से उसे हम पे शक होने लगा था। और जब छुट्टन ने उससे मिलकर अपनी गलतफहमी दूर करने की कोशिश की, तभी वो मेरे पास आया। तुम्हें पूरी दुनिया से छीन कर ले आऊंगा। तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम सिर्फ मेरी हो। बसंत, अरे भैया जी, आप हमारी कुटिया में? कहाँ रहे?
तो हमारे लिए जान दे रहे की कसमें खाता था। तूने हमें पीठ पर सुना घोप दिया। ये सब क्या बोल रहे हो भैया जी? क्या कह रहे हैं? हमको सब पता चल गया है। छुट्टन ने नहीं बल्कि तूने हमको जान से मारने की कोशिश की थी। अरे नहीं भैया जी, आपको गलतफहमी हुई होगी। गलतफहमी हुई है? गलतफहमी हुई है? साला दो कौड़ी का हमरे सुधा पर हाथ गड़ा के बैठा हुआ था। हैं? मार दिया। वो साला क्या प्यार करेगा हमारी सुधा से? सुधा से तो हम प्यार करते थे, इसीलिए कलवा के कत्ल ने छुट्टन को फंसाने का सारा प्लान बना लिया। कलवा की जेब से चाबी लेकर देर रात कलवा के घर गए और उसके बाप की गाड़ी की चाबी लेकर बाहर आ गए। सीढ़ी गाड़ी में डाली और सीधा अपने घर लेकर आए और कलवा की लाश को गाड़ी में डालकर इसके बाद कलवा की लाश और सीढ़ी उस खंबा के पास छोड़ आए। तूने जो किया वो प्यार नहीं, पागलपन है। लेके जाओ इसे। चल। हिंसा को प्यार की परिभाषा देने वाले सरफिरे जब अपने आप को प्रेमी मानकर प्यार पर अपराध का रंग चढ़ाने की भूल करते हैं तो उन्हें लगता है कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो सही है, क्योंकि प्यार में तो सब कुछ जायज होता है। बसंत ने दावा तो किया कि वो सुधा से सच्चा प्यार करता था, लेकिन सुधा को पाने के लिए उसने सिर्फ नफरत को ही अपना हथियार बनाया। दोनों भाइयों के बीच में गलतफहमी पैदा की, उन पर जानलेवा हमले किए, लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद भी क्या उसे वो मिल पाया जिसे पाने के लिए वो ये सब अपराध करता रहा? बसंत जैसी मानसिकता के लोग इतनी बीमार प्रवृत्ति के होते हैं कि जिस लड़की से प्यार करने का वो भ्रम पाल लेते हैं, उस लड़की की एक ना उन्हें उसी लड़की का हत्यारा तक बना देती है। हाँ पूछे वो। हाँ तुम मुझे तेवर दिखा रहे हो? हाँ? अरे जान ले लोगे क्या? एक चमाट मारोगे दिमाग ठीक हो जाएगा तुम्हारा। अरे भाई साहब पागल कर रखा है इन लोगों ने। सोसाइटी की नाक में दम कर रखा है, रोज का नया ड्रामा इनका। ओ नीलम जी, अरे समझाइए अपना नानक को। देखिए मैं शर्मिंदा हूँ, मैं बात करती हूँ। अरे किसी दिन किसी की जान लेकर रहेगी। देखो मैं भी कैसे मारती हूँ। अब देखिए इनको। अरे ये मेरे सर पे गिर जाता तो मुझे चोट लगता ना। अरे आपका पति इस बिल्डिंग का सेक्रेटरी, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग कुछ भी करेंगे। मैं बात कर रही हूँ। अब तो पुलिस कंप्लेन करना ही पड़ेगा मुझे। पुलिस के पास जाने की क्या जरूरत है? मैं समझाती हूँ। जाइए समझाइए, ये आखिरी बार है। जी। अरे यार परेशान हो गया, इन लोगों के लिए यहाँ पे रहना भी सुकून नहीं है। दीपू, क्या हुआ बेटा? मामी को नहीं बताओगे? मम्मी पापा से झगड़ रही है। छोड़ो, जाने दो इनको। इनका तो रोज का यही है। तुम क्यों अपना मूड ऑफ कर रहे हो? चलो हम आइसक्रीम खाते हैं। चल ना। पति पत्नी के विचारों में, आदतों में, सोच में टकराव स्वाभाविक है, लेकिन जब यही टकराव अपनी हदें पार करने लगते हैं तो अक्सर घरेलू हिंसा का कारण बन जाते हैं। और माता पिता का यही हिंसक बर्ताव बच्चों के मन और मस्तिष्क पर गहरा और बुरा असर छोड़ता है। ऐसे बच्चे डरे सहमे से अपने आप में ही घुटते रहते हैं। उनका बचपन कहीं खो जाता है। उन्हें लगता है कि कोई उनसे प्यार नहीं करता। ऐसे बच्चे अपने अंदर कई तूफान समेटे हुए होते हैं। जब मासूम मन में दबी हुई भावनाओं का ज्वालामुखी फटता है तो सामने आते हैं आत्मा को झकझोर देने वाले भयावह किस्से। सब मेरा बेटा कहीं खो गया, मुझे कंप्लेंट लिखवानी। ठीक है आप रोइए मत, आइए मेरे साथ। सब मेरा बच्चा कहीं खो गया। एक मिनट आप शांत हो जाइए। पहले अपने बेटे का नाम बताइए और उम्र बताइए। दीपू सर, स्कूल में दीपक किशोर सिंह नाम था।
उम्र 7 साल थी सर। आप कौन है? मेरा बेटा था सर। अच्छा अच्छा, बैठिए। अच्छा ये बताइए कि आपका बच्चा कब गायब हुआ था? मेरा मतलब है कितने बजे? सर एग्जैक्ट टाइम तो नहीं पता, पर स्कूल से आने के बाद। स्कूल से आया था ना वो। उसका बैग घर पर ही था। वो स्कूल गया था या नहीं? बताओ गया था कि सर इसी का काम है उसे स्कूल भेजना। हाँ सर, मैंने उसे उठा के तैयार तो कर दिया था। फिर क्या? फिर चैटिंग में लग गए? एक काम ठीक से नहीं होता इस आदमी से। जब देखो तब चटियाता रहता उस कमीनी औरत के साथ। उसके अलावा आता है तुम्हें कुछ? सर मैं आपसे कह रही हूँ, जो भी कुछ हुआ है ना, इसी आदमी की वजह से हुआ है। इसी आदमी की वजह से गायब हो गया मेरा। मेरी वजह से? कि तेरी वजह से? होश कहाँ था तुम्हारा? जब सो के उठे तो देखा नहीं बच्चा कहाँ है? उसे छोड़ के बाहर चली गया अकेले? अगर मैं मार्केट नहीं जाती तो सब्जी लेने तुम्हारी फुलझड़ी जाती। सर मैं आपसे कह रही हूँ, जरूर इस आदमी ने ना मेरे दीपू के साथ कुछ कर दिया है। सटक गई तेरी जुमन में बकी जा रही तू। सर ना तो उसका जबान पे लगाम है और नहीं दिमाग पे। उस दिन तो मैं जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तुम्हारा कर। शुरू इस कमीनी औरत के साथ क्या है? किसे चैट कर रहे हो? दोस्त का मैसेज चेक कर रहा हूँ। अच्छा दिखाओ मुझे। दिखाओ। अरे दोस्त का मैसेज चेक करो। क्या दिखाओ? अरे रे अरे दिखाओ। क्या? अरे रे दिखाओ। अरे गिर जाएगा। दिखाओ। अरे गिर जाएगा, बोलो ना गिर जाएगा। पागल है क्या? अरे दिखाओ। अरे मोबाइल बंद हो जाएगा, गिर जाएगा, बोलो ना गिर जाएगा। अरे दिखाओ मुझे। तेरा दिमाग खराब है क्या? उस दिन लैपटॉप तोड़ दिया, फोन तोड़ दिया, होश में है तू? मुझे शांति नहीं मिली। अगर तुम्हारा ये फोन मेरे हाथ में आ जाता ना तो मैं भी इसे गिरा के तोड़ देती। एक चमाट मारूंगा, दिमाग ठीक हो जाएगा तुम्हारा। मुझे मारोगे? हाँ कैसे? मारो मुझे, मारो ना, मारो ना। हिम्मत है मारने की? मारो। देखो मैं भी कैसे मारते हो। कुछ काम धंधा तो है नहीं, बस चटियाते रहते खाली औरतों के साथ। आजा, वो तुझे बहुत कम है। भाग यहाँ से। जा अपना काम कर। भाग यहाँ से। अरे मारो अरे ना। जा यार, तेरा काम कर। हिम्मत है तो मार के दिखाओ ना। बेकार के घर में पड़े रहते हो। मत यार, तुम जाओ अपना काम करो। बेकार के घर में पड़े रहते हो और मुझे सुना रहे हो। मैं काम करती हूँ। मैं तुम्हारा फोन तोड़ दूंगी वापस। बढ़िया है। मुझे सुनाने की हिम्मत मत अरे करना। जा अपना काम कर, तू भाग यहाँ से। तुम अपना काम करो। जब देखो तब मुझे बोलते रहते हो। सर ये तो ऐसे कह रहा है जैसे खुद दूध का धुला है। सर एक बार मैं इसकी शर्ट धोने डाल रही थी, क्या हुआ? लिपस्टिक का दाग ढूंढ रही हो? ठीक से ढूंढो, मिल जाएगा। नहीं मिल रहा है? अभी मिलेगा। क्या कर रहे हो तुम? लो लगा लो लिपस्टिक का दाग। क्या? लगा? ठीक है, मैं खुद ही लगा देता हूँ। हाथ धो यार तुम एकदम से। रुको, तुम मुझे तेवर दिखा रहे हो? हाँ? झाड़ दूंगी तुम्हें 1 मिनट में। क्या कर रहे हो तुम ये? चल गई शर्ट, मिल गई खुशी। तुम लिमिट क्रॉस करियो सीधा। तुम्हें दौरे पड़ते पागलपन के। कहीं उसी में तुमने दीपू के साथ कुछ कर तो नहीं दिया? तुम कहना क्या चाहते हो? 1 मिनट, मुझे यहाँ बहसबाजी नहीं चाहिए। सर बहसबाजी नहीं, इसकी असलियत बता रहा हूँ मैं। बस, कैसे माँ बाप हैं आप लोग? एक तो बच्चे को ठीक से संभालते नहीं है और यहाँ पुलिस स्टेशन में आकर तमाशा कर रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अब जितना पूछूंगा उतना जवाब देना। बच्चे का फोटो लाएं, दीजिए। कोई फिरौती का फोन वगैरह आया था? नहीं सर। आपको किसी पे कोई शक है? कोई किसी से दुश्मनी? नहीं सर। आपने उसे डांटा या फटकारा था? नहीं सर। उसका कोई दोस्त वगैरह, छोटा या बड़ा, फोन किया, पूछा? सर उसकी दोस्त मैं ही हूँ, उसकी मामी। मेरे अलावा वो कहीं आता जाता नहीं था। ठीक है, इस वक्त आप लोग जाइए, हम लोग उसे ढूंढते हैं। रात बहुत हो चुकी है, इसलिए किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। सुबह आएंगे। और हाँ, इस बीच अगर कोई और डेवलपमेंट हो तो मुझे बताना। ठीक है सर। प्लीज।
तबीयत ठीक है बीबी का? गेट खोल, साहब है साहब। वाघमरे, नेबर्स और वॉचमैन से पूछताछ करो और 2 कांस्टेबल्स को बाहर भेजो। सर। और सावंत मेरे साथ ऊपर चलो। भास्कर तुम उधर जाओ, तुम इधर आओ। तो उसका भाई अगर आकाश सोसाइटी का सेक्रेटरी और बिल्डर नहीं होता ना, तो कब का मैं उसको निकाल बाहर फेंकता। रोज कोई ना कोई लफड़ा सर, रोज कोई ना कोई मगजमारी। हम लोग तो परेशान हो गए हैं सर। कभी कभी तो लगता है हम किसी बिल्डिंग के सोसाइटी में नहीं बल्कि अखाड़े में रह रहे हैं। अच्छा, उनके बेटे दीपू के बारे में कुछ बता सकते हो तुम? दीपू तो उनका बेटा लगता ही नहीं है सर। वो बेचारा रोज सुबह से शाम तक सीढ़ी ऊपर बैठा रहता है, खाली पेट, भूखे प्यासे, बिना नहाए धोए। हमें उसकी हालत ऐसी देखी नहीं जाती तो हम उसे कुछ ना कुछ खाने पीने को दे देते हैं सर। एक खास बात, दीपू के बाप को औरतों का बहुत बुरा नशा है। उसकी माँ हमेशा अपने पति को रंगे हाथों पकड़ने के पीछे लगी रहती है। जब उनके माँ बाप होश में नहीं रहते तो फिर दीपू की देखभाल कौन करेगा सर? अच्छा, आखिरी बार कब देखा था तुमने? ये मुझे याद नहीं सर। सर, मेरी बहन है शीला। मुझे ये कहना नहीं चाहिए, पर क्योंकि यहाँ मेरे भांजे की बात है इसलिए रहा नहीं जाता। ये दोनों माँ बाप बनने के लायक हैं ही नहीं। एक के लिए फोन पर लगे रहना उसका जन्मजात हक है और दूसरे के लिए सब कुछ शक। बच्चे की तो दोनों को पड़ी ही नहीं थी। ऐसे फूल से बच्चे को रौंद डाला था दोनों ने। इन दोनों ने दीपू की वो हालत कर दी थी कि उसने पहले भी भागने की कोशिश की थी। तू घर छोड़कर जा रहा है? यानी आपके हिसाब से जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार बच्चे के माँ बाप ही हैं? हाँ सर। कैसे माँ बाप हैं? इनका अपना बच्चा इन्हें छोड़कर चला गया, वो भी सिर्फ 7 साल का। कहीं वो फिर से भाग तो नहीं गया? हाँ साहब, दीपू शाम में गया था उधर, उसके बाद नहीं दिखा। और तूने जाने दिया, रोका भी नहीं? किस लिए रखा गया तेरे को इधर? साहब वो अक्सर बाहर खेलने के लिए जाता था, इसके लिए नहीं रोके। रुको जरा। 302 में जो दीपू रहता है उसे जानते हो तुम? नहीं साहब। वाघमरे। यस सर। सावंत, तुम वाघमरे के साथ यहाँ कंटिन्यू करो, मैं दीपू को स्कूल होकर आता हूँ। ओके सर। दीपू पढ़ाई में काफी अच्छा था, पता नहीं अचानक से वो शांत हो गया, उदास रहने लगा। उसकी पढ़ाई पर भी असर हो गया, मार्क्स गिरने लगे, रेगुलर एब्सेंट रहता था। आपने कभी उससे जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर प्रॉब्लम क्या है? मैंने कई बार जानने की कोशिश की, फिर कुछ फायदा नहीं हुआ। कई बार तो वो स्कूल में बिना टिफिन का ही आया करता था, भूखा रहता था। ऐसा लगता था कि उस पर कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, निग्लेक्टेड बच्चा है। मैंने उसके पेरेंट्स से भी बात करने की कोशिश की, कुछ दिन तो ठीक था, पर फिर से वही चीजें होने लगी। थैंक यू सो मच। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम फिर आएंगे। जी नमस्ते। मैं कोलकाता से मैं आज ही आया हूँ, इसीलिए सिचुएशन का ज़्यादा पता नहीं है, पर उसका पेरेंट्स का बिहेवियर बच्चे के प्रति एकदम अच्छा नहीं था। एक दिन तो उन दोनों के आपसी झगड़े में कुछ मासूम का भी हाथ तोड़ दिया। बेटा ठीक हो जाएगा। मतलब बच्चा डोमेस्टिक वायलेंस का भी शिकार था? वो तो पता नहीं सर, लेकिन ट्रबल में ज़रूर था। और फिर एक दिन तो किशोर की पत्नी ने बिना देखे समझे मेरे सर के ऊपर गमला फेंक दिया था, और फिर अपने पति का लैपटॉप भी। ठीक है, आप जाइए, जरूरत पड़ेगी तो हम आपको बुलाएंगे। तहकीकात में एक बात खुलकर सामने आ रही थी कि शीला और किशोर ने अपनी जाती जिंदगी को घर की 4 दीवारी से निकालकर चौराहे पर खड़ा कर दिया था, और उनकी आपसी कला दीपू पर कहर बनकर टूट रही थी। क्या रोज के इस तमाशे से तंग आकर दीपू कहीं चला गया था, या वो किसी हादसे का शिकार हुआ था, या फिर किसी ने हालात का फायदा उठाकर दीपू के साथ कुछ ऐसा किया था जो सबकी कल्पना से परे था। दीपू के माता पिता एक दूसरे पर इल्जाम लगाकर अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे थे, लेकिन उनकी दलीलें कितनी सच्ची थीं और कितनी झूठी, ये तो वक्त ही बताने वाला था। वाघमरे अगर लोगों की माने तो दीपू के पेरेंट्स को उसकी कुछ खास फिक्र नहीं थी। दीपू का कोई दोस्त भी नहीं था, वो स्कूल कभी जाता था कभी नहीं भी जाता था।
और अपने घर से ज्यादा अपने घर की सीढ़ियों पर या फिर अपने मामा के घर पे रहता था। सर इन सभी की बातें सुन के तो ऐसा लगता है कि कहीं दीपू के माँ बाप में से तो किसी ने कांड नहीं किया होगा। हो सकता है एक ने दूसरे को सबक सिखाने के लिए दीपू को गायब किया। एक काम करो, दीपू के पेरेंट्स को फिर से बुलाओ। सर सर मैं समझ नहीं पाई, अब क्या पूछना चाहते हैं? यही कि दीपू का हाथ तुम दोनों में से किसने तोड़ा था? सर वो एक एक्सीडेंट था। फिर तो दीपू का किडनैप होना भी एक एक्सीडेंट ही है। तुम्हें क्या लगता है हम यहां भजिया तलने बैठे हुए हैं? बकवास बंद करो और सच सच बताओ कि क्या हुआ था। इसके रोज रोज के खिटपिट से मेरा पारा आई था सर। ऐसे में ये मुंह बंद करने का नाम ही नहीं ले रही थी सर। अब ऐसे में दीपू आके वहां पे खेलने लगा तो मैंने उसका हाथ पकड़ के ऊपर उठाया तो उसका हाथ टूट गया सर। वो मैंने जानबूझ के नहीं किया सर, मेरा मूड ऑफ था सर। पैनिक होके उठा तो उसके सर पे वो लैंप गिर गई जिसकी वजह से उसके सर पे चोट लग गई सर। और कितनी कहानियां बना के रखी हो तुम दोनों ने। जिस दिन मुझे पता चला कि इस केस में तुम दोनों का हाथ है तो जेल में झाड़ू लगाते नजर आओगे तुम दोनों। जाओ अभी। हाँ सावंत बोल। क्या? लेकिन उसने इस बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया? ठीक है सर, सावंत का कॉल था। उस वॉचमैन ने बताया कि दीपू अक्सर अकेले में पास के कंस्ट्रक्शन साइट की ओर जाता रहता था। ठीक है, उस कंस्ट्रक्शन साइट को चेक करते हैं। यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर ये कुत्ता क्यों भौंक रहा है? सर ये कुत्ता यहाँ पे रोज ऐसा ही भौंकता है, कोई हो या ना हो। बागमरे, कुत्ते का इस तरह एक ही जगह में बार बार भौंकना मुझे कुछ एब्नॉर्मल लग रहा है। एक काम करो, डॉग स्क्वाड को फोन करो सर, चेक करो। कुत्ता भी यहीं आकर सूंघ रहा है, जरूर यहां पर कुछ प्रॉब्लम है। खुदवाओ, चेक करो। उस तरफ तोड़ो। ये तो किसी बच्चे के हाथ की उंगलियां हैं। बागमरे, ये पूरा स्लैब फॉरेंसिक लैब भेजो। सर, इस कंस्ट्रक्शन साइट का बिल्डर कौन है? सर वो आकाश साहब है। एक नई इमारत की नींव में दबी एक लाश ने लोगों को सिर्फ भौचक्का ही नहीं किया, बल्कि उनके विश्वास की बुनियाद को भी हिला दिया। क्या किसी को जिंदा दफन किया गया था नींव में, या फिर लाश को ठिकाने लगाने के लिए की गई थी ऐसी हैवानियत? दीवारों में चुनवाए जाने के किस्से तो लोगों ने सुने थे, लेकिन जब यह हकीकत सामने आई तो लोग हैरान रह गए। ये तो तय था कि ये लाश दीपू की नहीं थी, लेकिन पुलिस के सामने था अब एक और नया केस, और पुलिस जी जान से इसे सुलझाने के लिए जुट गई। सर ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे फाउंडेशन में बच्चे की बॉडी कैसे आ सकती है? मिस्टर आकाश, ये तो आपकी साइट है, आप ही बता सकते हैं। बैठिए बैठिए बैठिए। कमाल है मिस्टर आकाश, आपकी साइट पे इतना बड़ा कांड हो जाता है और आपको खबर तक नहीं। इंस्पेक्टर मैं सच कह रहा हूं, हर साइट पे हर पल मेरा फिजिकली रहना पॉसिबल नहीं है। मैं बिल्डर हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी हर कंस्ट्रक्शन साइट पे रहूं। इसीलिए मैंने इसका इंचार्ज किशोर को बनाया था।
कब डाला था ये स्लैब आपने? कुछ 4 महीने पहले, और 3 महीने से तो वहां काम भी बंद है। वाघमरे, मुझे इस कंस्ट्रक्शन साइट के जितने भी लेबर हैं, मिस्त्री हैं और सिक्योरिटी स्टाफ हैं, उन सबके बयान चाहिए। इनसे नंबर लो और पूछताछ शुरू करो। और मिस्टर आकाश, आप हमें बिना बताए इस शहर से बाहर नहीं जा सकते। तो तुम उस साइट के इंचार्ज हो? हाँ सर, मैं ही हूँ। वहां किसे दफन किया था? किसे मारा था? सर कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? मैंने किसको मारा था, किसको दफन किया था? मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ सर। अपनी इज्जत के कसीदे बाद में पढ़ना, पहले अपनी काली करतूत के चिट्ठे खोल। किसे मारा बोल? सर मैंने किसी को नहीं मारा, मेरा यकीन कीजिए। जिस दिन ये वर्दी पहनी थी ना, यकीन से नाता तोड़ लिया था। एक दिन तेरा ये झूठ ही तुझे दफन करेगा। चल जा अभी, जा। और सुन, जब तक इस लाश के बारे में सब कुछ पता नहीं चल जाता, ये शहर छोड़कर नहीं जाएगा तू। नजर रखना इस पर। ये लाश पुरानी है, शायद 4 या 5 महीने पहले इसे दफनाया गया है। यानी ये भी एक मर्डर केस है? हो सकता है। एक बात और, इसके ऊपर किसी भी प्रकार के हथियार के निशान नहीं पाए गए। बच्चे के स्कल के सभी पोर्ट्स में सीमेंट घुली है। ऐसा लगता है शायद इसे जिंदा ही दफनाया गया है। जिंदा? जी हाँ। इसका मतलब ये केस हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा और टेढ़ा है। किसी बच्चे को जिंदा दफन किया गया था नींव में, लेकिन क्यों? किसने किया था ये हैवानियत का काम? क्या किशोर का वाकई कोई लेना देना नहीं था इस केस से? क्या दीपू के गायब होने का कोई सिरा जुड़ता था इस केस से? पुलिस के सामने कई सवाल सर उठाए खड़े थे। सर सर, अरे वो प्रकाश किधर है? सर प्रकाश तो आ ही नहीं रहा सर। किधर रहता है वो? सर वो बैंकर पाले में रहता है। बैंकर? ठीक है, पूरा एड्रेस लिख के दे। हाँ सर। हेलो सर, जिस दिन से दीपू गायब हुआ है, प्रकाश काम पर नहीं आ रहा है। ये तोड़ो। तलाशी लो अच्छे से। सर ये देखिए। ये क्या? प्रकाश तो हिस्ट्री शीटर है। सर, प्रकाश 3 बार चाइल्ड मोलेस्टेशन के केस में अंदर था और अभी 6 महीने पहले वो जेल से बाहर आया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी प्रकाश ने इस बच्चे को मोलेस्ट करके कंक्रीट में दफन कर दिया और उसी ने दीपू को भी किडनैप किया? वाघमरे, हमें इस प्रकाश को ढूंढना होगा, तभी इस केस की गुत्थी सुलझेगी। सलाम साहब, आपका मुर्गा मिल गया। साहब हम कुछ नहीं किए, हमको बेकार पूछा। साहब हम सही बोल रहे हैं, हम कुछ नहीं किए साहब। आपको गलत। नाटक बंद कर और बता दीपू कहाँ है, बोल। सच्ची बोल रहे हैं साहब, हम कुछ नहीं किए दीपू के साथ। वो जयंती की होगी उसके साथ। जयंती? कौन जयंती? काम वाली भाई है साहब, 302 में काम करती थी। मैडम ने उसको नौकरी से निकाल दिया, तब से बहुत गुस्से में थी वो। उनको धमकाया भी था। क्यों? उसका किशोर साहब के साथ चक्कर चलता था साहब। किशोर साहब जयंती के पीछे दुम हिलाते फिरते थे। ये जयंती कहाँ मिलेगी? पटेल नगर के झोपड़े में। अरे मैडम, मेरे को काय को पकड़ा है? दीपू कहाँ है? साहब मेरे को कैसे पता? 302 में जो दीपू रहता है उसे जानते हो तुम? नहीं साहब। तो फिर उस दिन झूठ क्यों बोला था? तेरा और किशोर साहब का क्या चक्कर है, बोल। साहब आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? देख, मुझ में ज्यादा पेशेंस नहीं है, और ये मैडम जो खड़ी है ना, अगर इसने पेशेंस खो दिया तो तेरा अस्पताल पक्का है। भावे, एक बेड बुक कर इमरजेंसी में इसके लिए।
बोलो। वो साहब किशोर साहब के साथ मेरा चक्कर था। थापा साहब, काम तो कर लेने दो। उसके बाद मेम साहब ने काम से निकाल दिया। कमाल है, तेरी हिम्मत कैसे हो गई मुझसे पैसे मांगने की? चल निकल यहाँ से। चली जाएगी मेम साहब, लेकिन जितना पगार हुआ है उतना तो दे दो। मेरे पास एक भी पैसे नहीं है। सोने के मजे बहुत लूटे ना तूने, तू जा ना, अब रोने के लूट। बेच दे जाके अपने आप को, भीख मांग जाके। मेम साहब जो मुंह में आ रहा है बोल रहे हो। मैं काम के पैसे मांग रही हूँ, फोकट के पैसे नहीं। तू मुझे एटीट्यूड दिखा रही है? मेरे घर में इस समय तू सही सलामत खड़ी है ना, यही मेरी मेहरबानी है। अपने से ऊपर वाले मर्द के साथ सो गई ना, इसलिए साली तू अपनी औकात ही भूल गई। ओ मैडम, औकात की बात मत करो, अपने पति को संभालो जाकर। चल निकल निकल, मेरे घर में आके मुझे सिखा रही है। निकल यहाँ से। लेकिन साहब मेरा क्या, इसका भी तो चक्कर चल रहा था मीन साहब के साथ। नहीं साहब, उस दिन साहब के साथ इसको पकड़ने के बाद। प्रकाश जरा ऊपर आना। हाँ ठीक है। आ जाओ अंदर। प्रकाश, मेरे बाथरूम का शाह खराब हो गया है, जरा प्लीज देख लो। अरे मैडम, इसके लिए तो प्लम्बर वाला को फोन करना, हम कर देते हैं अभी जाके। अरे प्लम्बर के चक्कर में नहीं तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा। क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? अरे नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। आपके लिए तो हम मतलब कुछ भी। तो चलो। अरे हिचकिचाओ मत, चलो। आपके साथ? साहब घर पर नहीं है, आ जाओ आ जाओ। अरे तुम्हारा हाथ लगते ही ठीक हो गया, ऐसा क्या किया तुमने? तुम्हारे सारे कपड़े गीले हो गए। आई एम सो सॉरी। उस कमरे में टॉवेल है, तुम जाकर पोंछ लो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े निकालती हूँ। दीपू बेटा, मम्मा अभी कुछ जरूरी काम कर रही है, तुम सो जाओ। हाँ, मम्मा थोड़ी देर में आती। जाओ बेटा। ये लो कपड़े, चेंज करो। ये कपड़े तुम पर अच्छे लगेंगे। हेलो। अरे साला गलत टाइम पे फोन किया यार। 302 वाली मैडम के साथ है साले, बेडरूम में उनके। गावेलू जब तू पाउडर, जीलन लागेला कमरिया। गावेलू जब तू पाउडर। तुम्हारे
मेरे बेडरूम में क्या कर रहा है बे? घर में कैसे घुसा? परफ्यूम में मारा साला मेरा। मैडम बुलाए थे साहब। हम कुछ नहीं किया सर, हम कुछ नहीं किया सर। अंदर कैसे आए? किसने बोला? मैडम ने बुलाए थे। किसने बोला? साहब मार क्रिया खा रहे हैं, हम कुछ नहीं किया। तो तुम दोनों ने इस बात का गुस्सा दीपू पे उतारा, उसे गायब करके? नहीं साहब, हम दोनों ने दीपू के साथ कुछ नहीं किया। वो उस दिन हम दोनों ने फैसला भी किया कि दीपू का किडनैप करेंगे। साली का दिमाग खराब हो गया है, मेरे को नौकरी से निकालती है। अरे उसका पति खोटा है तो उस पे गुस्सा निकाले ना, मेरे को नौकरी से काहे को निकालती है। एक नंबर के कमीने लोग हैं। शीला मैम साहब हमको बकरा बना के किशोर साहब के सामने पटक दिया। इस मेम साहब को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। बदला तो हम भी लेना चाहते हैं। सुनना, मेरे पास एक प्लान है। अगर इस कुतिया को सबक सिखाना है ना, दीपू को उठा लेते हैं। अरे नहीं नहीं, हम सब फंस जाएंगे और कुछ सोचते हैं। क्यों? तो उस औरत से शादी कर साहब को सबक सिखाएगा। नहीं, लेकिन दीपू को उठाएंगे तो हम लोग फंस सकते हैं। जरा सोच, अगर बच्चे को उठाया तो एक तीर से दो निशान। तेरा बदला साहब से पूरा हो जाएगा और मेरा मेम साहब से। चल दूर हट। चांस नहीं मारने का, समझा ना? और दूसरे दिन मैं दीपू से मिली और उसे समझाया कि उसकी मम्मी उससे प्यार नहीं करती और उसे बोर्डिंग भेज देगी। और साहब वो मान भी गया मेरे साथ भागने को। फिर पता चला कि बीच रास्ते में मेम साहब ने उसे पकड़ लिया था। दीपू कहाँ जा रहा है? हाँ, और 2 दिन बाद दोबारा हमने उसे पकड़ा। मेरी मम्मी गंदी है, मुझे बोर्डिंग भेजना चाहती है। मैंने मना भी किया, तुम्हारा भी। देखा, मैंने तो तेरे को पहले ही कहा था, लेकिन तू मेरी सुनता कहाँ है? तू रहेगा मेरे साथ? तो फिर एक काम कर, कल रात होते ही बिल्डिंग के बाहर आना और जो दुकानें हैं ना, मैं तेरा वहीं वेट करेगी, ठीक है? हम लोग समय से वहां पहुंचकर इंतजार करने लगे। ए, टाइम देख। अच्छे से समझाए थे उसको। अरे बराबर से समझाया था और आइसक्रीम भी खिलाई थी। साला गरीबी में आटा गीला हो गया। वहां खड़े खड़े हम लोग का एकदम दिमाग का बच गया था, पर वो नहीं आया। फिर अचानक से एक सफेद रंग का स्कॉर्पियो दिखा तो हम लोग डर से भाग लिए वहां से। सर वो शीला जी और आकाश जी मिलने आए। बैठा होने। जी सर। सर, मेरे दीपू का कुछ पता चला? जी नहीं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये किशोर कहाँ है? सर, वो क्यों आएगा? उसे किसी की कोई फिक्र नहीं, माँ बेटा बीवी किसी की नहीं। बस सारा दिन औरतों से चैटिंग करता रहता, उसके अलावा कुछ नहीं सोचता सर उस आदमी को। सर किसी काम का नहीं है वो, एकदम नाकारा, निकम्मा और गैर जिम्मेदार इंसान है। मैंने अपनी बहन पर तरस खाकर उसे काम दिया था और उसने वो भी बर्बाद कर दिया। आज उसकी वजह से मेरा नाम भी खराब हो गया। गैर जिम्मेदार तो आप भी कम नहीं है मिस्टर आकाश। अपनी बहन की शादी कराते हैं एक ऐसे आदमी से जो एकदम नाकारा है, और अपनी बिल्डिंग का वॉचमैन हायर करते हैं बिना किसी बैकग्राउंड चेक के। हिस्ट्री शीटर है आपका वॉचमैन प्रकाश, सजा याफ्ता मुजरिम। वो और आपकी मेट जयंती मिलकर के दीपू को किडनैप करने का प्लान कर रहे थे। मतलब सर, उन लोगों ने ही मेरे दीपू को किडनैप? जी नहीं, वो सफल नहीं हो पाए। अब आप लोग यहां से जाइए और हमें अपना काम करने दीजिए। जैसे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। कैसा अजीब परिवार है ये किशोर और शीला का, कैसे अजीब रिश्ते हैं।
एक दूसरे को सबक सिखाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। तो क्या दीपू भी उनकी इन्हीं भावनाओं का शिकार हुआ था, या फिर किसी ने मौके का फायदा उठाकर दीपू को लापता कर दिया था? सलाम साहब। सर पता चल गया। क्या? कुछ लोगों ने दीपू को सफेद कलर की स्कॉर्पियो भी देखा था, वो आराम से बैठ के जूस पी रहा था। फिर अचानक से एक सफ़ेद रंग का स्कॉर्पियो दिखा तो हम लोग डर से भाग लिए वहाँ से। गाड़ी का ड्राइवर कौन था? साहब गाड़ी कौन चला रहा था ये तो पता नहीं है, पर गाड़ी किसकी ये पता चल गया। सर मैं मानता हूँ गुस्से में आके मैंने एक बार दीपू का हाथ तोड़ दिया था, पर मेरा बेटा है सर, प्यार करता हूँ मैं उससे। मैं अपने बेटे के साथ ही ऐसा क्यों करूंगा? तो फिर किसी और बच्चे के साथ किया, उसे मारकर फाउंडेशन में दफना दिया? सर मैंने किसी बच्चे को नहीं मारा, किसी को नहीं दफनाया। झूठ बोलता है तू? तूने बच्चे को अगवा किया और झूठ बोलता है? सर मैं अपने बच्चे को अगवा क्यों करूंगा? अगर तूने अगवा नहीं किया है तो फिर उस दिन दीपू को लेकर तू कार में कहाँ जा रहा था? सर मुझे नहीं पता, मैं उस दिन कार लेके गया ही नहीं था। अगर तू गाड़ी लेकर नहीं गया था तो उस कार को कौन चला रहा था? सर मुझे नहीं पता, चाबी वॉचमैन के पास रहती है। वॉचमैन के पास? दीपू के गायब होने के शाम को किशोर ने अपने कार की चाबी तुझे दी थी ना? जी, लेकिन सर वो कार से निकला है। ठीक है, तुम उसका पीछा करो और हमें बता दे रहा हूँ। जी सर। सर अब वो अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पे गया है। बच्चे को दफनाने जा रहा है, पहले तेरी कब्र खोदते हैं। ले चलो उसको। अब अगर तूने सच को छुपाने की कोशिश की तो तेरी फाउंडेशन में मैं तुझे ही गाड़ दूंगा। बच्चे को दफन करता है? क्यों किया ये सर? कहने को ही बिजनेस बचा था, बहुत घाटा हो रहा था। फिर एक दिन ऐसे ही कुछ लोगों की बातों में फाउंडेशन सेक्रीफाइस के बारे में सुना, पता चला इससे सब शुभ होता है। पहले नहीं करना चाहता था, लेकिन लगातार घाटे से काफ़ी डेस्परेट हो गया था और मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। मजबूरी इंसान को इतना मजबूर नहीं बनाती है। ये तेरा लालच है जिसने तेरे जमीर को दफन कर दिया था। जरा सोच कर देख, क्या करने जा रहा था तू अपने सगे भांजे को दफनाने जा रहा था। इतना जलील ख्याल तेरे दिमाग में आया भी कैसे? की कदर नहीं थी उसके माँ बाप को, उसको उठाना आसान था। चला घर में। जल गई? अब समझ में आया जलना किसे कहते हैं? मैंने सिर्फ नाटक किया, लेकिन तुम तो रोज सोते हो ना उस कमीनी औरत के साथ, मेरे इसी घर में, मेरे ही बिस्तर पर। तुम कभी नहीं सुधर सकते। फिर एक दिन मैं एक बाबा से मिला, जिन्होंने कहा कि किसी अपने का बलिदान दोगे तो तुम्हारा सोया भाग्य जागेगा। मैं तो उसे उसी दिन मार देता, और बाबा का ही कहना था कि अगर उसे आज मारता हूं तो सब शुभ होगा। इत्तफाकन 3-4 दिन पहले मुझे मौका मिला उसे किडनैप करने का, वरना मैं उसे आज ही किडनैप करने वाला था। ये बाबाओं के चक्कर में पड़ के तूने जो कुछ भी किया, उससे तूने अपने भाग्य को सुलाया ही नहीं, बल्कि जेल की कालकोठरी में हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया। तुझ जैसे लोग ही मामाओं को कंस बनाते हैं। मामा। दीपू, दीपू, दीपू मेरा बेटा, दीपू, दीपू, दीपू तू ठीक है ना? तू ठीक है ना बच्चा? दीपू,
थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। पुलिस ने दीपू को तो बचा लिया था, लेकिन आकाश जैसे लोग इंसानियत के नाम पर कलंक होते हैं। अंधविश्वास की आड़ में वो अपने ही भांजे को दफन करने जा रहा था। कोई भी विश्वास या पूजा पाठ अगर किसी दूसरे को आहत करे, हिंसा के लिए प्रेरित करे, तो वो विश्वास नहीं होता। उसके पीछे के इरादे नेक नहीं होते, और ऐसी राय देने वाला इंसान सिर्फ आपको गुमराह करता है अपने निजी स्वार्थ के लिए। जरा सोच कर देखिए, किसी की खुशियों की कब्र पर आपकी खुशियों की इमारत कैसे बन सकती है। मेहनत, सच्ची लगन और ईमानदारी से काम करने वालों को इस बात का कोई डर नहीं होता कि नुकसान होने पर वो क्या करेंगे। वो अपनी सूझबूझ से कठिन हालात का डट कर मुकाबला करते हैं और अपने आप को समेट कर जिंदगी को एक नई दिशा देते हैं। लेकिन दीपू के साथ जो हुआ, उसका जितना जिम्मेदार आकाश है, उतने ही जिम्मेदार उसके माता पिता शीला और किशोर भी हैं। इसे शीला की खुशकिस्मती कह लें या दीपू की, कि दीपू के साथ कोई अनहोनी होने से पहले ही पुलिस ने उसे ढूंढ निकाला। लेकिन ऐसे कई दिल दहला देने वाले हादसे देखने और सुनने में आते हैं जहां पुलिस की मदद सही समय पर नहीं पहुंच पाती। ये किसका दोष है? हम शीला और किशोर जैसे माता पिता से सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर आप अपने बच्चों की परवरिश ठीक से नहीं कर सकते, उनके कोमल मन की रक्षा नहीं कर सकते, तो आपको उन्हें जन्म देने का भी कोई अधिकार नहीं है। इस संसार का हर जीव अपने बच्चों की देखभाल करता है, तो फिर हम क्यों नहीं? इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।